सड़क, जहां हर मोड़ पर किस्मत का एक इम्तिहान छिपा है, जहां इंजन की गरज के साथ दुआ की आवाज मिलती है और जहां एक ट्रक ड्राइवर का ईमान मौत से भी मजबूत साबित होता है। असम से बिहार तक यह सिर्फ एक सफर नहीं, एक रूहानी दास्तान है। रामू, इमरान, राजू और यासिर, 4 पीढ़ियां, एक सड़क और एक ही सच्चाई। ईमान कभी नहीं मरता। यह कहानी बताएगी कि ट्रक सिर्फ गाड़ी नहीं, इंसानियत का सबूत है। पेश है सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल खौफ की दस्तक पर, जहां सड़कें बोलती हैं और रूहें रास्ता दिखाती हैं। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूं, वही सुबह मेरे जहन में उठ आती है। बरसात की थकी सी हवा, ठंडी मिट्टी की खुशबू और शायद उससे भी ज्यादा मां की खांसी की आवाज, जो रात भर घर के कोने कोने में गूंजती रही थी। मैं हूं इमरान, ट्रक का ड्राइवर। असम के चारों ओर फैली चाय की खेती के पास से मैंने अपना पुराना बीमा पहिया बेचा था और उसी पैसे से एक पुराना हौवा ट्रक खरीदा। वह ट्रक मेरी उम्मीद था, जिंदगी की वापसी का एक छोटा सा किंतु सच्चा रास्ता था। घर में मां की तबीयत बिगड़ी तो मैंने सोचा, एक लंबा रूट ले लूं, ज्यादा माल, जल्दी पैसा। बिहार के बाजार से कुछ निर्माण सामग्री और गल्ला लेकर लौटना था। मेरे साथ रहता है राम सिंह, लोग उसे कालासी कहते हैं। हिंदू है, दिल का बहुत सुथरा। गांव में सब उसको प्यार से दूर से बुलाते हैं, रामू कलासी। हमारा रिश्ता ऐसा नहीं जो शब्दों में बांधे, पर रास्ते की दास्तां उसे और गहरा बना देती है। हम बचपन से एक दूसरे का सहारा रहे। जब घर में राशन कम था, रामू की मां चुपके से रोटी दे आती। जब मेरा ट्रक खराब होता, रामू घंटों लगाकर उसे ठीक करने बैठ जाता। हम दोनों धर्म अलग रखते हैं, पर रिश्ते एक ही घर की तरह हैं। भरोसा, झगड़ा, फिर माफी, फिर साथ उठते ही मां की दवाई की बोतल उठी तो डर लगा। दवा महंगी है और अभी अगला काम पूरे 2 दिन में ही मिलेगा। मैंने बीवी रफिया को समझाया, थोड़ा सब्र कर लो, मैं बढ़िया रूट ले आऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। उसने आंसू छिपाते हुए एक प्याली चाय पकड़ी और मेरे हाथ थाम लिए। बच्चों की आंखों में मैं उस दिन उस सपने की चमक समझ गया, जो उनके पिता कभी बड़े घर, नए कपड़े और उनकी पढ़ाई देखना चाहते हैं। हमने सुबह जल्दी ही सामान लोड किया, सरिया के डंडे, सीमेंट के थैले और कुछ लकड़ी। ट्रक का रंग उफ, धूल से भरा हुआ, पर इंजन के अंदर एक अजीब सी आवाज थी, जैसे मेरा ट्रक भी जानता हो कि आज एक खास यात्रा पर निकल रहा है। रामू ने किचन से बचा हुआ कुछ पराठे दे दिए और बोला, भाई, चिंता न करो, सब ठीक होगा। उसकी आंखों में मेरे लिए वो भरोसा कि शायद किसी बैंक के कागज से भी ज्यादा महंगा था। रास्ता शुरुआत में तो गुनगुना था, चाय के बागान, हरे भरे खेत और बच्चे जो सड़क किनारे खेल रहे थे। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े, असम की संकरी गलियां खुलकर लंबी राजमार्गों में बदल गईं। रास्ते में एक जगह पर कुछ स्थानीय लोग सड़क जाम कर रहे थे। कहा कि सरकारी बसें नहीं आ रहीं। वे हंगामा कर रहे थे। मैंने ट्रक रोक दिया। रामू उतरकर भीड़ के पास गया और कुछ बोलकर लौटा। उन्हें कुछ महीने की मजदूरी नहीं मिली थी और वे अपनी आवाज जुटा रहे थे। मैंने खुद को रोककर सोचा, मेरे माल में कोई जल्दी की चीज नहीं थी, पर अगर जाम देर तक रहा तो मेरी डिलीवरी लेट होगी। और उसके ऊपर मालिक का गुस्सा। रास्ते में और भी परेशानियां आईं। ब्रिज का एक पक्का हिस्सा गिरकर खच्चर हो गया था और हमें अतरंगी रास्ता लेना पड़ा। रात करीब आई और हवाओं ने अपनी सर्दी दिखानी शुरू कर दी। हम खिंचाई के बीच एक छोटे से ढाबे पर रुके, चुपचाप चाय पीते रहे। ठाकुर साहब नाम का एक आदमी आया, जिसने झट से हमारी ट्रक व्यू पर आंख डालकर कहा कि पुलिस चेक पोस्ट पर नियम है, चालान बनता है अगर दस्तावेज पूरा ना हो। मैंने दस्तावेज चेक किए, पर एक परमिट का पन्ना कहीं गिर गया था। उस पन्ने के बिना मालिक शिकायत कर सकता था। मेरी ठुड्डी पर पसीना आ गया। रामू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं देखता हूं, कहीं नीचे गिरे तो नहीं। मां की याद और घर की परेशानियां मेरी धड़कनों में बढ़ती जाती थीं। हर बार जब भी मैंने मुंबई जाना, पीछे की याद और भी घनी होती थी। कैसे मां ने मेरे लिए रातों में दुआ की और कैसे रफिया ने कपड़े भी बेच दिए थे एक बार, जब इलाज के पैसे नहीं थे। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी।
यही सोचकर मैंने यह लंबा रूट लिया था। अब बात उस रात की है जब पुलिस ने हमें रोका। एक पुलिस वाले ने ट्रक पर आंख डालते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने जवाब दिया, बिहार, पिट्ठू बाजार। उसने दस्तावेज मांगे। दिल एकदम से ठंडा सा हो गया। मैंने सारे पेपर बार बार देखे, पर वह परमिट का पन्ना नहीं था। रामू अपने जेबों घुसेड़कर बोला, कभी गिर जाता है साहब, हम सफर हैं, कुछ दिक्कत आए तो बताइएगा। पुलिस ने कहा कि बिना परमिट के वह माल ले जाना गैरकानूनी है। वो तुरंत गाड़ी के बाहर हमें उतार मिला और ट्रक की तलाशी शुरू कर दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। वह चौकी का सिपाही था, जवान, आंखों में कठोरता और बात में ठंडक। कागज मत बताओ, चलो स्टेशन चलो। मेरा दिल गिरकर कहीं नीचे बैठ गया। रामू ने मुझे सहारा दिया। उसकी हथेली में वही पुराना भरोसा था। स्टेशन पर कुछ और सिपाही बैठे थे। कुछ स्थानीय बड़े लोग भी थे जो इस योजना को नियंत्रित कर रहे थे। मुझे याद है कैसे एक बड़ा आदमी बोला, इन ट्रकों के साथ ऐसे चलता है, फलां और फलां काम करवा लो। सारी बात घूस की तरफ झुकती दिखी। मैं शर्म से लाल हो गया। पैसा कहां से लाऊं? घर का इलाज, बच्चों की पढ़ाई कौन संभालेगा? मैंने अपनी जेब से गिने चुने सिक्के निकाले और सोचा कि क्या इसे खोलकर दिखाऊं, पर रामू बोला, नहीं, हम झुकेंगे नहीं। हमें हिरासत में रखा गया। स्टेशन की हवा भी किसी तरह भारी लग रही थी। धुंधली रोशनी, सिपाहियों की बातें और उन आंखों में वे सवाल जो हमारी मजबूरियों को नहीं समझती थीं। मैंने अपनी मां की मुस्कान याद की और कहा, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, बस अपने परिवार के लिए कमाता हूं। पर कानों पर सुनाई दिया केवल कागज की तालिका, कानून, नियम। रामू ने मेरी आंखों में पूरी तरह रोशनी भर दी। माल मालिक के पास कोर्ट में भी जाएगा। रात बितते बितते मैंने सोचा कि जिंदगी कोई आसान सड़क नहीं जहां बिना गड्ढे के चल जाओ। रात में मेरा मोबाइल बजा। रफिया ने फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि मां की तबीयत बिगड़ गई और दवा खत्म हो रही है। मेरा दिल धक से रह गया। सब कुछ मेरी नाक के नीचे उलझा हुआ था। स्टेशन की लोहे की कुर्सियां, सिपाहियों की निगाहें और घर में मां की खांसी। सुबह हुई और सुनवाई हुई। पुलिस ने कहा कि हम बिना परमिट के माल ले जा रहे थे। रामू ने साहस दिखाया और कोर्ट में बोला कि परमिट खो गया है और जोर देकर कहा कि हम अपने परिवारों का पेट पालने जा रहे हैं। उसने अपने खाली हाथों से साबित किया कि हम चोरी नहीं कर रहे। कोर्ट के एक बड़े आदमी जो स्थानीय था, उसकी आंखों में कुछ नरमी आई और उसने कहा कि अगर हम जुर्माना भर देंगे और भविष्य में कागज सही रखेंगे तो छोड़ देंगे। जुर्माना की रकम हमारे लिए पहाड़ थी, पर रामू ने बेचैन होकर कहा, हमारे पास जितना भी है दे देते हैं। मैं और रामू ने वे सारे पैसे जो हमारे पास थे और कुछ पड़ोसियों ने वसूल कर दिए। हाथ पैर थके हुए, जेबें खाली, पर जब हम ट्रक पर वापस बैठे तो रामू ने मुस्कुराकर कहा, चल भाई, घर पहुंचकर मां के लिए दवा लाएंगे। इस बात ने मेरे अंदर फिर से एक चमक जगा दी। रास्ते में हमने सीखा कि दुनिया में इंसान टेढ़ा मेढ़ा भी हो, पर रूह में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। मैंने पेशानी पर पसीना पोंछा और ट्रक की स्टार्टिंग के समय रामू की आंखों में वह भरोसा देखा जिसका नाम दोस्ती है। रास्ता लंबा था और रातों की ठंडी हवाएं वहां भी आजमाती थीं। ट्रक के रेडियो ने कोई पुराना गाना बजाया और मैं खिड़की के बाहर देख रहा था। गांव और शहर, छोटे छोटे छेले और लोग जो कुल मिलाकर अपने अपने संघर्षों के साथ जी रहे थे। मैंने फैसला किया, इस काम को जी जान से करूंगा ताकि मां की दवा, बच्चों की किताबें और रफिया की चिंता कुछ कम हो सके। यहां पर कहानी की शुरुआत है। असल सफर अभी बाकी है। रास्ते पर हर मोड़ पर नए सिख मिलेंगे, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। पर मैं और मेरा काला सी रामू साथ हैं, और जब साथ हों तो हर गड्ढा पार किया जा सकता है। सुबह की हल्की रोशनी जब ट्रक की विंडशील्ड पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे कोई नई उम्मीद ने दस्तक दी हो। मैं और रामू दोनों पिछली रात की थकान के बावजूद मुस्कुरा रहे थे। पुलिस स्टेशन के बाहर से निकलते वक्त जो भारीपन दिल पर था वो अब थोड़ा हल्का लग रहा था, पर पेट खाली था, जेब में सिर्फ कुछ सिक्के। रास्ता लंबा था और दिल में मां की तबीयत का बोझ।
वो सब मिलकर किसी चट्टान जैसे भारी बन चुके थे। रामू ने सीट पर बैठते हुए बोला, इमरान भाई, जिंदगी का सफर ऐसा ही होता है, कभी सीधा, कभी टेढ़ा, लेकिन हिम्मत अगर ना हारी जाए तो रास्ता खुद सीधा हो जाता है। उसकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। इंजन की चाबी घुमाई और ट्रक ने वहीं पुरानी कर्र कर्र की आवाज के साथ अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की। हमने चाय पीने के लिए सड्डी डैच किनारे एक छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोकी। धुएं में उबलती चाय और गरम पराठों की खुशबू ने मानो थकान मिटा दी। ढाबे का मालिक, एक बुजुर्ग आदमी, बोला, भाई लोग, रात को बहुत पुलिस थी रास्ते में, ध्यान से जाना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी बाबा, अब तो सब ठीक है। चाय की घूंट के साथ मां की याद फिर लौट आई। रफिया ने पिछली रात फोन पर कहा था कि मां को सांस लेने में तकलीफ बढ़ रही है। मैंने उसे बस यही कहा था, थोड़ा सब्र करो, मैं लौटते ही सब संभाल लूंगा। मगर भीतर से मैं टूट चुका था। पैसे खत्म हो गए थे, दवा कौन खरीदेगा, ये सवाल मुझे कचोट रहा था। रास्ता अब पहाड़ी इलाकों से उतरकर चौड़ी सड़क में बदल गया था। ट्रक भारी था, मगर इंजन जैसे हर सांस के साथ मेरा दर्द भी खींचता जा रहा था। मैं स्टीयरिंग कसकर पकड़ता और रास्ते के हर गड्ढे से बचने की कोशिश करता। बीच बीच में रामू किसी पुराने भोजपुरी गाने की लाइन गुनगुना देता, साथे रहब सदा तोहरे संग। उसकी आवाज में अपनापन था। दोपहर तक हम बक्सर के रास्ते पर पहुंच रहे थे। सड़क पर जाम लगा हुआ था। ट्रक धीरे धीरे सरक रहा था। सामने किसी एक्सीडेंट की खबर थी, एक छोटी वैन और ट्रक की टक्कर। मैंने रामू से कहा, यार, कभी कभी लगता है ये सड़कें सिर्फ चलने के लिए नहीं, इंसान को परखने के लिए भी बनी हैं। जब जाम खुला तो हमने देखा पुलिस और भीड़ दोनों मौजूद थे। एक छोटा बच्चा सड़क के किनारे बैठा रो रहा था। शायद उसी एक्सीडेंट में किसी अपने को खो चुका था। वो दृश्य मेरे दिल को चीर गया। मैंने ट्रक रोक दिया, उतरकर उसके पास गया। बेटा, क्या हुआ? उसने कहा। अम्मी नहीं रही। मेरे पास शब्द नहीं थे, बस उसके सिर पर हाथ रखा और मन ही मन मां को याद किया। लगा जैसे अल्लाह मुझे सबक दे रहा हो कि हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि दूसरों के दर्द को समझने का भी होता है। रामू ने मुझे उठाया। चल भाई, वक्त बहुत निकल गया। मैंने सिर हिलाया और ट्रक की सीट पर लौट आया। रास्ता अब फिर से खाली था, पर दिल भारी। शाम होते होते हमें एक पुराने गांव के पास पहुंचना पड़ा। पेट्रोल खत्म होने को था और आसपास कोई पंप नहीं। एक स्थानीय ढाबे पर किसी ने बताया कि 3 किलोमीटर अंदर एक पुराना पंप है, पर वो हमेशा चालू नहीं रहता। मैंने सोचा, कोशिश कर लेते हैं। हम ट्रक लेकर उस कच्चे रास्ते पर मुड़े। चारों तरफ पेड़, झाड़ियां और बीच में धूल उड़ाता रास्ता। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। रामू बोला, भाई, ये इलाका थोड़ा सुनसान लगता है, रात में यहां रहना ठीक नहीं। मैंने कहा, बस डीजल मिल जाए तो निकलते हैं। पंप पहुंचे तो वहां एक बूढ़ा आदमी था जिसने लालटेन जला रखी थी। उसने कहा, डीजल है, पर मशीन थोड़ी खराब है, हाथ से भरना पड़ेगा। मैंने हामी भरी। जैसे ही वो डीजल डालने लगा, मैंने देखा उसका चेहरा किसी पुराने जख्म जैसा था, आंखों के नीचे जलने के निशान। उसने धीरे से कहा, सड़क पर जाते हुए संभलना बेटा, पुलिस अब भी लोगों को परेशान करती है, बिना कारण रोक लेती है। मैंने उसे कुछ सिक्के दिए, पर उसने हाथ जोड़कर कहा, रहने दो, मुझे तुम्हारी आंखों में भूख दिखी है, पैसे नहीं लेता। मैं हैरान रह गया। ऐसे वक्त में जब लोग खून चूसने को तैयार रहते हैं, किसी ने हमें बिना लालच मदद दी। मैंने झुककर उसका हाथ चूमा और कहा, अल्लाह आपका भला करे। वो मुस्कुराया और बोला, बेटा, रास्ते में बस इंसानियत साथ रखना, बाकी सब खुद आ जाएगा। हमने ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़े। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। ट्रक की हेडलाइट्स सिर्फ दो सफेद रेखाएं बना रही थीं, एक हमारी उम्मीद की और दूसरी डर की। रामू बोला, भाई, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मैंने कहा, बस 50 किलोमीटर और, फिर किसी ढाबे पर रुकेंगे। सड़क सुनसान थी। कभी कभी कोई बस या ट्रक उल्टी दिशा से आता और उसकी हेडलाइट आंखें चौंधिया देती। तभी अचानक सड़क पर कुछ हरकत हुई। कोई आकृति तेजी से आगे कूदी। मैंने झट से ब्रेक मारा। ट्रक की भारी आवाज के साथ टायर चीख उठे। ट्रक रुक गया
और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। रामू चिल्लाया, क्या था वो? मैंने खिड़की से बाहर झांका। कुछ नहीं दिखा। सड़क खाली थी, हवा ठंडी और जंगल से अजीब सी सीटी जैसी आवाजें आ रही थीं। हम दोनों उतरकर नीचे गए, टॉर्च जलाई। सड़क पर बस कुछ पैरों के निशान थे, इंसान जैसे, पर छोटे और सीधा जंगल की तरफ जाते हुए। रामू बोला, चलो भाई, यहां से जल्दी निकलते हैं। मैंने सिर हिलाया और ट्रक दोबारा स्टार्ट किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मैं सोचता गया, ये सड़कें सिर्फ मिट्टी और पत्थर की नहीं, इनमें अनगिनत कहानियां दबी हैं, कुछ इंसानी, कुछ परछाइयों की। रात के करीब 2 बजे हम एक पुराने ढाबे पर रुके। वहां कुछ ट्रक पहले से खड़े थे। हम दोनों नीचे उतरे, चाय मंगाई और बेंच पर बैठ गए। ढाबे का मालिक, जो शायद बिहार का था, बोला, कहां जा रहे हो भाई लोग? मैंने कहा, असम से आए हैं, पटना तक जाना है। वो बोला, लंबा सफर है, इस रास्ते में कई बार पुलिस वालों की चौकी बिना कारण रोक लेती है, ध्यान रखना। रामू ने कहा, हम तो पहले ही भुगत चुके हैं। मालिक हंसते हुए बोला, हां, लगता है तुम दोनों का नसीब सड़क पर ही लिखा है। हम हंस दिए, लेकिन अंदर का बोझ वहीं था। खाना खाकर जब हम ट्रक में लौटे तो मैंने आसमान की तरफ देखा, तारे साफ दिख रहे थे। मैंने मन ही मन कहा, या अल्लाह, बस मेरी मां को ठीक कर दे, बाकी सब सह लूंगा। सुबह की पहली किरण के साथ हम फिर सड़क पर थे। अब बिहार की सीमा नजदीक थी। रास्ते पर गांवों के घर दिखाई देने लगे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, महिलाएं खेतों में काम कर रही थीं। सब कुछ सामान्य था, पर मेरे भीतर तूफान था। रफिया का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। इमरान, मां को अस्पताल ले जाना पड़ा। मैंने ट्रक किनारे लगाया, आंखें भीग गईं। कैसी हैं वो? डॉक्टर कह रहे हैं, अगर कल तक दवा न मिली तो। आवाज रुक गई। मैंने इंजन की आवाज में अपनी रुलाई दबा दी। बस 2 दिन, रफिया, 2 दिन और मैं पैसे लेकर पहुंचता हूं। रामू ने मेरा कंधा थपथपाया। भाई, तू अकेला नहीं है, मां तेरी है, लेकिन मेरी भी उतनी ही। मैंने सिर झुका दिया। उस वक्त समझ में आया, दोस्ती सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के दर्द को अपने हिस्से में बांट लेने का नाम है। हमने उस दिन बिना रुके 18 घंटे ट्रक चलाया। रास्ते में नींद आंखों को जकड़ती रही, पर मैं रुकना नहीं चाहता था। हर मील के साथ मुझे मां की सांसों की आवाज सुनाई देती थी, जैसे वो मुझे बुला रही हो। रामू की भी हालत खराब थी, पर वो हर घंटे मुझे पानी देता, बातें करता, ताकि मैं नींद में न जाऊं। भाई, उसने कहा, जब तू घर पहुंचेगा तो मां तुझे देखकर फिर से हंसेगी, बस भरोसा रख। मैंने सिर्फ आमीन कहा। रात का आखिरी हिस्सा जब आया तो दूर से पटना की लाइटें झिलमिलाने लगीं। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ कसकर रखा और आंखों में आंसू तैर गए। मां, बस थोड़ा और, मैं आ रहा हूं। सड़क अब भी लंबी थी, पर उम्मीद अब इंजन की हर घरघराहट में थी। और मैं जानता था, असली मंजिल अभी बाकी है। सुबह की हल्की धूप सड़क पर बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने आसमान से सुनहरी रेत गिरा दी हो। ट्रक का इंजन अब भी गर्म था, लेकिन उससे ज्यादा गर्म मेरा दिल था। रात भर हमने बिना रुके सफर किया था, और अब पटना के बोर्ड नजर आने लगे थे। हर बोर्ड के साथ दिल में एक ही ख्याल घूम रहा था, मां तक पहुंचना है, बस मां तक। रामू बगल में चुप बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, थकान से, लेकिन चेहरा अब भी मजबूत। उसने धीमी आवाज में कहा, भाई, थोड़ी देर रुक लेते हैं, तूने कुछ खाया भी नहीं। मैंने बस स्टीयरिंग कस के पकड़ा और बोला, रामू, जब तक मां की सांस चल रही है, मैं नहीं रुकूंगा। सड़क के किनारे गंगा का पुल दिखा, वही पुराना पुल जिसे पार करने पर बिहार का पहला बड़ा शहर आता था। पर जैसे ही ट्रक उस पुल पर पहुंचा, एक तेज सायरन सुनाई दिया। पुलिस की गाड़ी पीछे से आ रही थी। मेरे दिल ने फिर से वही पुराना डर महसूस किया। अब क्या मुसीबत है? रामू ने शीशे में देखा। पुलिस पीछा कर रही है, शायद हमें ही रोकना चाहती है। मैंने धीरे से ट्रक किनारे लगाया। 2 सिपाही उतरे, उनके साथ एक इंस्पेक्टर था। उसने दस्तावेज मांगे। मैंने तुरंत फाइल थमाई। इस बार सब कुछ पूरा था। फिर भी उसने भौहें चढ़ाईं। ये माल कहां से आया है? गुवाहाटी से साहब, पूरा बिल है।
वो फाइल पलटने लगा और बोला, यहां के टैक्स की रसीद कहाँ है? मैं हैरान रह गया। टैक्स रसीद? वो तो मालिक ने खुद कहा था कि बॉर्डर पर लगेगी। साहब, वो पटना पहुंचकर देना था। अरे वाह, पहले माल लेकर आ गए और टैक्स बाद में। चलो, गाड़ी सीज होगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने हाथ जोड़कर कहा, साहब, घर में मां बीमार है, बस 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। इंस्पेक्टर ने तिरछी नजर से देखा। सब यही कहते हैं, चलो थाने। रामू आगे बढ़ा, साहब, हम छोटे आदमी हैं, कोई गलत काम नहीं किया, आप चाहो तो अभी टैक्स कटवा दो। सिपाही हंस पड़े, तुम लोग बहुत ईमानदार बने फिरते हो, चलो जीप में बैठो। फिर वही स्टेशन, वही चौकी की गंध, वही बेजान दीवारें। दिल फिर से टूटा। इस बार मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। रामू मेरे साथ खड़ा था। उसके होंठ फट गए थे, मगर वह बोला, भाई, हिम्मत रख। इंस्पेक्टर ने कहा, देखो, जुर्माना लगेगा, नहीं तो गाड़ी यहीं रहेगी। मैंने जेब टटोली। कुछ नहीं था। पिछली बार का जुर्माना पहले ही हमारी जेब खाली कर चुका था। मैंने धीरे से कहा, साहब, कुछ पैसे घर पहुंचने के बाद दूंगा। वो बोला, हम कोई धर्मार्थ संस्था नहीं चला रहे, या तो अभी दो या ट्रक रोक दो। मेरे अंदर से एक अजीब सा गुस्सा उठा। मैंने कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, बस एक कागज के नाम पर हमारा पेट काट रहे हो। वो तमतमाया, ज्यादा जुबान मत चलाओ, और उसने रामू को धक्का दे दिया। रामू जमीन पर गिरा, उसके होंठ फट गए। मैं चीखा, रामू। फिर मैंने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। हम गरीब हैं, पर चोर नहीं। मेरी आवाज कांप रही थी, पर सच्चाई थी। थाने के अंदर सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने शायद पहली बार हमारी आंखों में वो आग देखी जो भूख और लाचारी दोनों से पैदा होती है। उसने धीरे से कहा, ठीक है, एक सर्टिफिकेट भर दो, मैं जाने देता हूं, पर अगली बार पूरा टैक्स लगवाकर चलना। हमने राहत की सांस ली। मैंने ट्रक की चाबी उठाई और रामू को गले लगाया। उसके होंठ से खून टपक रहा था, पर वो मुस्कुरा रहा था। देखा, ईमानदारी आखिर काम आई। हमने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया। दिल अब और भारी था। रफिया का फोन आया, इस बार किसी अस्पताल से। इमरान, मां को आईसीयू में रखा है, डॉक्टर कह रहे हैं पैसे चाहिए। मैंने स्टीयरिंग छोड़कर सिर पकड़ लिया। आंखों से आंसू निकल आए। कितने चाहिए? 20,000। 20,000, मेरे लिए पहाड़ से भी ऊंची रकम। रामू ने धीरे से कहा, भाई, मेरे पास कुछ है, थोड़ा जोड़ लें। उसने अपनी जेब से मुड़े तुड़े नोट निकाले, 1,500 के। इतने से कुछ नहीं होगा। तो क्या हुआ, तू ट्रक बेच देगा, पर मां को कुछ नहीं होगा। मैंने ट्रक की खिड़की से बाहर देखा। सड़क अब शहर में घुस चुकी थी। पटना के गली मोहल्ले, हॉर्न, शोर, लेकिन मेरे कानों में बस मां की सांसों की आवाज थी। हमने सीधे अस्पताल की तरफ ट्रक मोड़ा। वहां भीड़ थी। एक छोटी सी सरकारी बिल्डिंग, जहां हर कोना किसी की मजबूरी से भरा था। मैं अंदर भागा। मेरी मां कहाँ है? रफिया की आंखें सूजी हुई थीं। अंदर, डॉक्टर कह रहे हैं पैसे दो तो दवा लगेगी। मैंने काउंटर पर जाकर कहा, भाई, मैं पैसे का इंतजाम करता हूं, बस इलाज शुरू करो। नर्स बोली, बिना एडवांस दवा नहीं लगती। मैंने सिर झुका लिया। रामू ने आगे बढ़कर कहा, बहन, हम ट्रक ड्राइवर हैं, अभी रसीद दे दो, पैसे कुछ घंटों में दे देंगे। वो नर्स देखती रही, फिर बोली, चलो, इंजेक्शन लगाओ, पर जल्दी पैसे देना। मां की सांसों में अब भी बेचैनी थी। मैं उनके सिरहाने बैठा और धीरे से कहा, अम्मी, मैं आ गया। उन्होंने आंखें खोलीं, होठों से बस इतना निकला, इमरान, तू आया बेटा। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। उस पल मुझे लगा कि सारी तकलीफ, सारे जुर्माने, सारे अपमान, सब मिट गए। रामू बाहर खड़ा था और उसके चेहरे पर राहत थी। मैंने कहा, रामू, तू ना होता तो मैं टूट जाता। वो मुस्कुराया, भाई, जब तक सांस है, साथ हूं। लेकिन वक्त अभी पूरी तरह पलटा नहीं था। शाम को अस्पताल से फोन आया, ट्रक मालिक का। वो गुस्से में चिल्ला रहा था, इमरान, तूने गाड़ी लेकर बगैर टैक्स पेमेंट कैसे किया? पुलिस से शिकायत आई है, अब केस बनेगा। मैंने कहा, साहब, मां की जान बचाने में लगा था, कृपया थोड़ा वक्त दे दीजिए। वक्त खत्म हो गया इमरान, अब तेरा ट्रक जब्त होगा।
मेरे पैरों के नीचे फिर से जमीन खिसक गई। ट्रक ही तो मेरी एकमात्र उम्मीद था। मां का इलाज भी अधूरा और अब ट्रक भी जाने वाला था। रामू ने मुझे देखा। भाई, गाड़ी तो तेरी मेहनत से खरीदी थी, अब हार मत मान। मैंने कहा, पर पैसे कहां से आएंगे? वो बोला, एक काम है, रात को एक ठेकेदार से मिलेंगे। वो माल उठाने के बदले कुछ एडवांस देता है। रात ढली और हम फिर सड़क पर थे। पटना की गलियां अब अंधेरे में डूबी थीं, पर हमारे भीतर उम्मीद की लौ जल रही थी। हम उस ठेकेदार के गोदाम पहुंचे। उसने माल दिखाया, कहा कि अगर सुबह तक डिलीवरी कर दी तो 10,000 एडवांस मिलेंगे। हमने बिना सोचे हामी भर दी। मां की दवा, अस्पताल, सब उसी पर टिका था। ट्रक लोड हुआ और हम फिर से चल पड़े। रात गहरी थी, हवा ठंडी और आगे लंबा रास्ता। रामू ने कहा, भाई देखना, सुबह होते ही तेरी मां की तबीयत भी सुधर जाएगी। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो। ट्रक अब एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, पर हम दोनों जानते थे, ये सफर अब पहले जैसा नहीं रहेगा। यह सिर्फ गाड़ी और माल का नहीं, अब वक्त के खिलाफ दौड़ का सफर था। और मैं बस यही सोच रहा था, क्या मैं वक्त से जीत पाऊंगा? रात के करीब 11 बजे होंगे। आसमान बादलों से ढका हुआ था और हवा में ठंडक घुलने लगी थी। पटना के उस पुराने गोदाम से हमने नया माल लोड किया था। लकड़ी के बक्से, जिन पर सिर्फ इतना लिखा था, माल, जरूरी सामान, सरकारी ठेका। रामू ने जब पहला बक्सा देखा तो बोला, भाई, ये सामान कुछ अजीब लग रहा है। कोई निशान नहीं, ना वजन का हिसाब। मैंने कहा, अब सवाल मत पूछ रामू, हमें बस 10,000 एडवांस चाहिए। मां की दवा का सवाल है। हम दोनों ने मिलकर बक्से लादे। ट्रक का पिछला हिस्सा अब पूरा भरा था। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ जब हम गोदाम से निकले तो ठेकेदार ने बस इतना कहा, रास्ते में किसी से बात मत करना, सीधा गया के पास पहुंचाना है। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे कुछ छिपा रही हों, लेकिन मैंने ज्यादा सोचा नहीं। मेरे दिमाग में बस मां की दवा घूम रही थी। सड़क सुनसान थी, रात और ठंडी होती जा रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें और बीच बीच में हवा में सरसराते पेड़ों की फुसफुसाहट। रामू ने रेडियो ऑन किया, पर स्टेशन में बस खड़खड़ाहट थी। उसने हंसकर कहा, लगता है इस रास्ते पर भूत भी चैन से रहते होंगे, कोई चैनल नहीं चल रहा। मैंने मुस्कुराया, भूतों को भी नींद आती होगी। रात की सड़कों का एक अजीब जादू होता है। इंजन की गूंज, ट्रक की हल्की झूल और आसमान के नीचे फैला हुआ सन्नाटा। पर उस रात कुछ अलग था। हर मोड़ पर लग रहा था कोई हमारे पीछे है। मैंने शीशे में देखा, दूर दूर तक कोई लाइट नहीं। रामू ने भी देखा और बोला, भाई, तू भी वही सोच रहा है जो मैं? हाँ, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। हम दोनों चुप हो गए। कुछ किलोमीटर बाद अचानक सड़क के किनारे एक आकृति दिखी। सफेद कपड़े में कोई खड़ा था, न हिला न बोला। मैंने ट्रक धीमा किया, पर रामू चिल्लाया, मत रोकना भाई। ट्रक उसके पास से गुजरा, लेकिन जब मैंने शीशे में देखा, वो आकृति अब बीच सड़क पर खड़ी थी और उसका चेहरा अंधेरे में गायब। मेरे हाथ कांप गए। रामू, तूने देखा? हाँ, पर वो इंसान नहीं था। हम दोनों की सांसें तेज थीं। सड़क अब बिल्कुल खाली थी, जैसे कोई जिंदा नहीं बचा हो। मैंने कहा, हम नहीं रुकेंगे, चाहे कुछ भी हो। ट्रक आगे बढ़ा, पर जैसे जैसे किलोमीटर बीतते गए, अजीब अजीब चीजें होने लगीं। इंजन एक बार झटका खाकर बंद हुआ, हेडलाइट झिलमिलाई और हवा में से एक अजीब सी ठंडी गंध आने लगी, जैसे लोहे की जली हुई गंध। रामू बोला, ये लकड़ी के बक्से, भाई, इनमें कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब? तूने देखा नहीं, गोदाम के आदमी ने एक बक्सा खुला भी नहीं दिखाया। अगर ये सरकारी सामान होता तो पहचान लिखा होता। मैंने मन में सोचा, अगर सच में ये कुछ गलत है तो हम बड़ी मुसीबत में हैं। पर अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। सामने बोर्ड आया, गया 35 किलोमीटर। मैंने कहा, बस पहुंच गए। रामू बोला, भाई, पर यह रास्ता गलत है। तूने देखा, ये तो पुरानी सड़क है, जहां से अब गाड़ियां नहीं चलती। मैंने सिर झुकाया, जीपीएस यहीं दिखा रहा है। ट्रक उबड़ खाबड़ रास्ते पर हिचकोले खाने लगा। हवा भारी हो गई थी। अंधेरे में पेड़ों के बीच कुछ हरकतें दिख रही थीं, जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। फिर अचानक
रास्ते के बीच में वही सफेद आकृति फिर दिखी। ट्रक की हेडलाइट सीधी उस पर पड़ी। वो खड़ी थी, पर इस बार उसके चेहरे पर कुछ था, जैसे किसी ने आग में झुलसाया हो। रामू चीखा, भाई ब्रेक मार! मैंने पूरा जोर लगाया, पर ब्रेक ने काम नहीं किया। ट्रक उसके आर पार चला गया। एक पल को लगा जैसे हवा भी थम गई। ट्रक रुकने के बाद मैं नीचे उतरा। कुछ नहीं दिखा, न खून न इंसान, बस सड़क पर हल्की राख फैली हुई थी। रामू कांपते हुए बोला, मैंने कहा था भाई, ये सामान सही नहीं है, ये रास्ता भी नहीं है। मैं चुप था। आसमान में बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। हम ट्रक में लौटे और तभी कुछ जोर से पीछे गिरा। धड़ाम! ट्रक हिल गया। रामू पीछे देखने गया और वापस आकर कांपते हुए बोला, भाई, एक बक्सा खुद ब खुद खुल गया है। क्या? और उसके अंदर कपड़ा नहीं, कुछ और है। क्या? उसकी आवाज टूटी। हड्डियां! मेरे शरीर से जैसे खून सूख गया। मैं भागकर पीछे गया। सच में बक्से के अंदर हड्डियां थीं और कुछ आधे सड़े हुए कपड़े। मैंने कांपते हुए कहा, यह क्या माल है? रामू बोला, भाई, हमें धोखा दिया गया है, ये तस्करी का माल है। मैंने वहीं बैठकर सिर पकड़ लिया। अगर पुलिस ने हमें फिर पकड़ा तो अब की बार सब खत्म। मैंने कहा, रामू, हमें यह सब फेंकना होगा। वो बोला, लेकिन कहां? बारिश अब तेज हो चुकी थी। सड़ेचक कीचड़ से भर गई थी। मैंने ट्रक किनारे लगाया और कुछ बक्से खींचकर बाहर फेंकने लगा। हर बक्से में कुछ न कुछ डरावनी चीज थी। किसी में पुराने हथियार, किसी में जली हुई तस्वीरें। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल धड़कन छोड़ने को तैयार। रामू बोला, भाई, कोई हमें देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। जंगल के किनारे वही आकृति खड़ी थी। अब वो हिल रही थी, धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। मैं चिल्लाया, ट्रक में बैठ! हम दोनों भागे और ट्रक स्टार्ट किया। इंजन ने एक पल झिझका, फिर गरजा और ट्रक आगे बढ़ गया। पीछे शीशे में वो आकृति अब भी दिख रही थी, पर हर बार जब मैंने देखा, वो थोड़ा और पास आ चुकी थी। मेरी रूह कांप गई। रामू बोला, भाई, दुआ पढ़, ये इंसान नहीं है। मैंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ट्रक तेजी से भागने लगा। बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। आखिर कई किलोमीटर बाद हम सड़क के आखिर में पहुंचे। वहां एक पुराना मंदिर था। रामू बोला, रुको भाई, यहीं रुकते हैं, यहां कोई बुरी चीज नहीं आती। मैंने ट्रक किनारे लगाया और दोनों उतर गए। मंदिर के अंदर एक पुजारी था, जिसने हमें देखा और कहा, तुम्हारे साथ कोई परछाई आई है, जल्दी अंदर आओ। हम अंदर गए। पुजारी ने दिया जलाया और बोला, जिसने तुम्हें ये माल दिया, उसने तुम्हें मौत की तरफ भेजा है। ये रास्ता तस्करी और काले कर्मों से भरा है, लेकिन तुम्हारी नीयत साफ है, इसलिए बच गए। मैंने कहा, अब क्या करें? वो बोला, सुबह तक यहां रहो, फिर इस रास्ते को छोड़ दो। रात भर हम मंदिर के फर्श पर बैठे रहे। बाहर तूफान चलता रहा और ट्रक के पास से किसी के चलने की आवाज आती रही, पर हमने दरवाजा नहीं खोला। सुबह जब बाहर निकले तो सड़क सूनी थी। ट्रक के पीछे के सारे बक्से गायब थे। रामू बोला, भाई, क्या ये सब सपना था? मैंने कहा, नहीं, ये हकीकत थी। उसने पूछा, अब कहां जाएंगे? मैंने धीरे से कहा, घर, मां के पास। हमने इंजन स्टार्ट किया। अब सड़क पर धूप फैल चुकी थी और हवा साफ थी, पर हमारे दिल में वो रात हमेशा के लिए बस गई। वो रात जब सड़क ने हमें सिखाया कि जिंदगी की असली कमाई रुपयों से नहीं, नीयत से होती है। सुबह की किरणें जब ट्रक के शीशे पर पड़ीं, तो ऐसा लगा जैसे पूरी रात की अंधेरी परतें धीरे धीरे उतर रही हों। हवा अब शांत थी, पर मेरे अंदर अभी भी वो रात गूंज रही थी। वो सफेद आकृति, वो बक्सों के अंदर की हड्डियां और मंदिर के पुजारी के शब्द, जिसकी नीयत साफ है, वही इस रास्ते से जिंदा लौटता है। रामू चुप बैठा था। उसके चेहरे पर थकान साफ थी, पर उसकी आंखों में सुकून था, जैसे उसने मौत के मुंह से लौटकर सांस लेना सीखा हो। मैंने धीरे से कहा, अब घर चलें, रामू? उसने बस सिर हिलाया। हाँ भाई, अब बहुत हुआ ये सफर। मां को देख ले, वो तेरा इंतजार कर रही होंगी। हमने ट्रक को मंदिर के बाहर घुमाया और पटना की तरफ निकल पड़े। सूरज पूरी तरह निकल आया था। सड़क पर अब कुछ गाड़ियां दिखने लगी थीं।
आसपास के लोग अपनी रोज की जिंदगी में लौट रहे थे। कोई स्कूल जा रहा था, कोई खेत, कोई दुकान खोल रहा था। पर मेरे अंदर सब कुछ ठहर गया था। हर किलोमीटर के साथ दिल में एक ही सवाल उठता था, क्या मैं वक्त पर मां तक पहुंच पाऊंगा? रफिया का फोन अब बंद जा रहा था। अस्पताल की लाइनें भी बिजी। दिल धड़कता जा रहा था, स्टीयरिंग हाथ से छूटता सा लग रहा था। रामू ने बोला, भाई, पहले कुछ खा ले। मैंने सिर झुकाकर कहा, पेट नहीं, सिर्फ डर भरा है। उसने जबरदस्ती पराठा मेरे हाथ में थमाया। तू अपनी मां के लिए जिंदा है, कमजोर नहीं पड़ सकता। सड़क के किनारे हमने कुछ देर रुककर वजू किया। मैंने नमाज अदा की और सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी मां को बस एक बार ठीक देख लूं। कुछ घंटों बाद हम अस्पताल पहुंचे। ट्रक को गेट के बाहर खड़ा किया और मैं भागते हुए अंदर गया। वार्ड में वही पुरानी गंध थी, दवाओं की, तकलीफों की, उम्मीदों की। रफिया दरवाजे के पास खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, आंखों में सूजन। मैंने बस इतना पूछा, मां? उसने रोते हुए कहा, वो अब खतरे से बाहर हैं। मेरी सांस ठहर गई। क्या? हाँ, रात को डॉक्टर ने कहा था कि चमत्कार हुआ है, उन्हें होश आ गया है। मेरे पैर जमीन पर टिके नहीं रह पाए। मैं भागा, मां के कमरे तक गया और देखा, वो बिस्तर पर लेटी थीं, बहुत कमजोर, मगर आंखें खुली हुई थीं। उन्होंने मुझे देखा और धीमे से मुस्कुराईं। इमरान। मैं उनके पैरों के पास बैठ गया। अम्मी, आपकी दुआ ने मुझे जिंदा रखा। उन्होंने मेरी हथेलियां पकड़ी। बेटा, मैंने हर सांस में तेरे लिए दुआ की थी। मैंने सिर उनके सीने पर रख दिया। आंसू बह रहे थे, लेकिन पहली बार वो आंसू सुकून के थे। रामू दरवाजे के पास खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, भाई, तू सिर्फ दोस्त नहीं, मेरा फरिश्ता है। उसने हंसकर कहा, फरिश्ते नहीं भाई, हम तो बस सड़क के मजदूर हैं। अगले 2 दिन हम अस्पताल में रहे। मां की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा, अब चिंता की बात नहीं, लेकिन आराम जरूरी है। मैंने मन ही मन शुक्र अदा किया, पर किस्मत की सढ़क अभी पूरी सीधी नहीं थी। तीसरे दिन ट्रक मालिक का फोन आया, इमरान, तुम्हारा ट्रक कहाँ है? साहब, यहीं पटना में। गोदाम वालों की रिपोर्ट आई है, तुमने उनका माल गायब कर दिया। मैं स्तब्ध रह गया। साहब, वो माल गलत था, उसमें। मुझे बहाने मत बता, पुलिस को रिपोर्ट कर दी है। फोन कट गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर पुलिस आई तो अब बचना मुश्किल था। रामू ने कहा, भाई, हम सच कहेंगे। मैंने कहा, पर कोई नहीं मानेगा। अब तो सबको लगेगा हमने तस्करी की। रात का वक्त था। अस्पताल के बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। मैं बरामदे में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। रामू मेरे पास आया। भाई, मैं सोच रहा हूं, जाकर उस पुजारी को मिलाऊं। उसने कहा था, सच्चाई हमेशा रास्ता दिखाती है। मैंने सिर हिलाया। अगर वही हमें उस झूठ से निकाल सकता है तो चल। हम दोनों फिर उसी पुराने मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ता इस बार शांत था। वो सफेद आकृति अब कहीं नहीं थी। मंदिर पहुंचे तो पुजारी बाहर बैठा था, दिया जला रहा था। उसने हमें देखा और बोला, माल गायब है ना? हम दोनों चौंके। हाँ, पर आपको कैसे पता? वो बोला, रात में जो हुआ वो इंसान का किया नहीं था। वो रास्ता अपवित्र था। जो भी उस माल को लेकर जाता वो मर जाता। लेकिन तुम दोनों की नीयत पाक थी, इसलिए प्रकृति ने खुद उसे नष्ट कर दिया। रामू ने पूछा, अब क्या करें? वो बोला, सच बोलो, जाकर पुलिस को बता दो, डर से नहीं, भरोसे से। हमने उसकी बात मानी। अगले दिन थाने गए। सब कुछ सच सच बता दिया। माल का ठेका, बक्सों की हकीकत और वो रहस्यमयी रात। पुलिस ने पहले शक किया, लेकिन जब गोदाम की छानबीन हुई तो अंदर वही हथियार और हड्डियां मिलीं। ठेकेदार भाग चुका था। इंस्पेक्टर ने हमें बुलाया और कहा, तुम लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, तुम्हारी वजह से बड़ा गिरोह पकड़ा गया। हम दोनों ने राहत की सांस ली। दिल से बोझ उतर गया। जब मैं अस्पताल लौटा, मां मुझे देखकर रो पड़ी। बेटा, तू हर मुसीबत में खरा निकला। मैंने कहा, अम्मी, अब ये ट्रक ही मेरी दुनिया है, पर अब मैं सिर्फ हलाल रास्ते का माल ही ढोऊंगा। रामू ने मुस्कुराकर कहा, और मैं साथ रहूंगा। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि ईमानदारी की कीमत
देर से मिलती है, पर मिलती जरूर है। सड़क चाहे कितनी भी लंबी हो, अगर नीयत साफ हो, तो मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। शाम को जब हम दोनों ने ट्रक फिर से स्टार्ट किया, इंजन की आवाज में एक अलग ही मिठास थी। मैंने शीशे में मां की झलक देखी, मुस्कुराती हुई, दुआ देती हुई, और मैंने खुद से कहा, अब चाहे सड़क कितनी भी कठिन हो, मैं चलता रहूंगा, क्योंकि अब मेरे साथ रामू है और ऊपर वाला मेरे साथ है। ट्रक आगे बढ़ा, धूल उड़ती गई, सूरज डूबता गया, और मैं, इमरान, बस मुस्कुराता गया। वो रात जब सड़क ने हमें सिखाया कि जिंदगी की असली कमाई रुपयों से नहीं, नीयत से होती है। सुबह की किरणें जब ट्रक के शीशे पर पड़ीं, तो ऐसा लगा जैसे पूरी रात की अंधेरी परतें धीरे धीरे उतर रही हों। हवा अब शांत थी, पर मेरे अंदर अभी भी वो रात गूंज रही थी। वो सफेद आकृति, वो बक्सों के अंदर की हड्डियां, और मंदिर के पुजारी के शब्द, जिसकी नीयत साफ है वही इस रास्ते से जिंदा लौटता है। रामू चुप बैठा था। उसके चेहरे पर थकान साफ थी, पर उसकी आंखों में सुकून था, जैसे उसने मौत के मुंह से लौटकर सांस लेना सीखा हो। मैंने धीरे से कहा, अब घर चलें, रामू। उसने बस सिर हिलाया। हाँ भाई, अब बहुत हुआ ये सफर। मां को देख ले, वो तेरा इंतजार कर रही होंगी। हमने ट्रक को मंदिर के बाहर घुमाया और पटना की तरफ निकल पड़े। सूरज पूरी तरह निकल आया था। सड़क पर अब कुछ गाड़ियां दिखने लगी थीं। आसपास के लोग अपनी रोज की जिंदगी में लौट रहे थे। कोई स्कूल जा रहा था, कोई खेत, कोई दुकान खोल रहा था। पर मेरे अंदर सब कुछ ठहर गया था। हर किलोमीटर के साथ दिल में एक ही सवाल उठता था, क्या मैं वक्त पर मां तक पहुंच पाऊंगा? रफिया का फोन अब बंद जा रहा था। अस्पताल की लाइनें भी बिजी। दिल धड़कता जा रहा था, स्टीयरिंग हाथ से छूटता सा लग रहा था। रामू ने बोला, भाई, पहले कुछ खा ले। मैंने सिर झुकाकर कहा, पेट नहीं, सिर्फ डर भरा है। उसने जबरदस्ती पराठा मेरे हाथ में थमाया। तू अपनी मां के लिए जिंदा है, कमजोर नहीं पड़ सकता। सड़क के किनारे हमने कुछ देर रुककर वजू किया। मैंने नमाज अदा की और सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी मां को बस एक बार ठीक देख लूं। कुछ घंटों बाद हम अस्पताल पहुंचे। ट्रक को गेट के बाहर खड़ा किया और मैं भागते हुए अंदर गया। वार्ड में वही पुरानी गंध थी, दवाओं की, तकलीफों की, उम्मीदों की। रफिया दरवाजे के पास खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, आंखों में सूजन। मैंने बस इतना पूछा, मां? उसने रोते हुए कहा, वो अब खतरे से बाहर हैं। मेरी सांस ठहर गई। क्या? हाँ, रात को डॉक्टर ने कहा था कि चमत्कार हुआ है, उन्हें होश आ गया है। मेरे पैर जमीन पर टिके नहीं रह पाए। मैं भागा, मां के कमरे तक गया और देखा, वो बिस्तर पर लेटी थीं, बहुत कमजोर, मगर आंखें खुली हुई थीं। उन्होंने मुझे देखा और धीमे से मुस्कुराईं। इमरान। मैं उनके पैरों के पास बैठ गया। अम्मी, आपकी दुआ ने मुझे जिंदा रखा। उन्होंने मेरी हथेलियां पकड़ी। बेटा, मैंने हर सांस में तेरे लिए दुआ की थी। मैंने सिर उनके सीने पर रख दिया। आंसू बह रहे थे, लेकिन पहली बार वो आंसू सुकून के थे। रामू दरवाजे के पास खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, भाई, तू सिर्फ दोस्त नहीं, मेरा फरिश्ता है। उसने हंसकर कहा, फरिश्ते नहीं भाई, हम तो बस सड़क के मजदूर हैं। अगले 2 दिन हम अस्पताल में रहे। मां की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा, अब चिंता की बात नहीं, लेकिन आराम जरूरी है। मैंने मन ही मन शुक्र अदा किया, पर किस्मत की सढ़क अभी पूरी सीधी नहीं थी। तीसरे दिन ट्रक मालिक का फोन आया। इमरान, तुम्हारा ट्रक कहाँ है? साहब, यहीं पटना में। गोदाम वालों की रिपोर्ट आई है, तुमने उनका माल गायब कर दिया। मैं स्तब्ध रह गया। साहब, वो माल गलत था, उसमें। मुझे बहाने मत बता, पुलिस को रिपोर्ट कर दी है। फोन कट गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर पुलिस आई तो अब बचना मुश्किल था। रामू ने कहा, भाई, हम सच कहेंगे। मैंने कहा, पर कोई नहीं मानेगा। अब तो सबको लगेगा हमने तस्करी की। रात का वक्त था। अस्पताल के बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। मैं बरामदे में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। रामू मेरे पास आया। भाई, मैं सोच रहा हूं, जाकर उस पुजारी को मिलाऊं।
उसने कहा था, सच्चाई हमेशा रास्ता दिखाती है। मैंने सिर हिलाया। अगर वही हमें उस झूठ से निकाल सकता है तो चल। हम दोनों फिर उसी पुराने मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ता इस बार शांत था। वो सफेद आकृति अब कहीं नहीं थी। मंदिर पहुंचे तो पुजारी बाहर बैठा था, दिया जला रहा था। उसने हमें देखा और बोला, माल गायब है ना? हम दोनों चौंके। हाँ, पर आपको कैसे पता? वो बोला, रात में जो हुआ वो इंसान का किया नहीं था। वो रास्ता अपवित्र था। जो भी उस माल को लेकर जाता वो मर जाता। लेकिन तुम दोनों की नीयत पाक थी, इसलिए प्रकृति ने खुद उसे नष्ट कर दिया। रामू ने पूछा, अब क्या करें? वो बोला, सच बोलो, जाकर पुलिस को बता दो, डर से नहीं, भरोसे से। हमने उसकी बात मानी। अगले दिन थाने गए। सब कुछ सच सच बता दिया। माल का ठेका, बक्सों की हकीकत और वो रहस्यमयी रात। पुलिस ने पहले शक किया, लेकिन जब गोदाम की छानबीन हुई तो अंदर वही हथियार और हड्डियां मिलीं। ठेकेदार भाग चुका था। इंस्पेक्टर ने हमें बुलाया और कहा, तुम लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। तुम्हारी वजह से बड़ा गिरोह पकड़ा गया। हम दोनों ने राहत की सांस ली। दिल से बोझ उतर गया। जब मैं अस्पताल लौटा, मां मुझे देखकर रो पड़ी। बेटा, तू हर मुसीबत में खरा निकला। मैंने कहा, अम्मी, अब ये ट्रक ही मेरी दुनिया है, पर अब मैं सिर्फ हलाल रास्ते का माल ही ढोऊंगा। रामू ने मुस्कुराकर कहा, और मैं साथ रहूंगा। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि ईमानदारी की कीमत देर से मिलती है, पर मिलती जरूर है। सड़क चाहे कितनी भी लंबी हो, अगर नीयत साफ हो तो मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। शाम को जब हम दोनों ने ट्रक फिर से स्टार्ट किया, इंजन की आवाज में एक अलग ही मिठास थी। मैंने शीशे में मां की झलक देखी, मुस्कुराती हुई, दुआ देती हुई। और मैंने खुद से कहा, अब चाहे सड़क कितनी भी कठिन हो, मैं चलता रहूंगा, क्योंकि अब मेरे साथ रामू है और ऊपर वाला मेरे साथ है। ट्रक आगे बढ़ा, धूल उड़ती गई, सूरज डूबता गया और मैं, इमरान, बस मुस्कुराता गया, इस यकीन के साथ कि हर कठिन रास्ता अंत में सुकून तक ही जाता है। हर सुबह जब मैं ट्रक की सीट पर बैठता हूं तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी फिर से इंजन की चाबी घुमा रही हो। मां अब घर पर हैं, रफिया के चेहरे पर भी सुकून है और बच्चे, वो फिर से हंसने लगे हैं। मगर मेरे अंदर अब भी वो सन्नाटा बाकी है जो उन रातों ने मेरे भीतर छोड़ा था। रामू सुबह जल्दी ही घर आया। हाथ में अखबार था और चेहरे पर मुस्कान। भाई, अब हम बड़े ड्राइवर कहलाएंगे, उसने कहा। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने अखबार मेरे सामने फेंका। देख, सरकार ने नया ठेका निकाला है। बिहार से झारखंड तक रोड प्रोजेक्ट का माल ले जाना है। अच्छे पैसे मिलेंगे। मैंने अखबार देखा। नाम लिखा था, सिंह ट्रेडिंग कंपनी, पटना से धनबाद तक लोहे का माल। मेरे दिल में झिझक थी। पिछली बार जो हुआ, उसके बाद किसी नए ठेके पर भरोसा करना आसान नहीं था। रामू बोला, डर मत भाई, अब की बार सब कागज पक्के हैं। मैंने खुद ऑफिस जाकर देखा है। मैंने मां से सलाह ली। उन्होंने कहा, बेटा, ईमान की रोटी चाहे छोटी हो, मगर पेट साफ रखती है। तू जा, लेकिन फरेब के रास्ते से नहीं। मैंने उनके हाथ चूमे और कहा, दुआ करो अम्मी। शाम तक माल लोड हुआ। लोहे की छड़ें, सीमेंट और कुछ मशीन के पुर्जे, सब वैध। इस बार ट्रक पर नया रंग भी चढ़ा था। मैंने उसका नाम लिखा था, सुभान अल्लाह, मालिक का करिश्मा। रात में जब हम निकले, आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। रामू ने गुनगुनाया, अब की बार रास्ता आसान होगा, इंशाअल्लाह। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब की बार खुदा भी हमारे साथ है। पटना से निकलते वक्त ट्रैफिक भारी था। हॉर्नों की आवाज, स्ट्रीट लाइट की झिलमिलाहट, सब जैसे कोई फिल्म चल रही हो। लेकिन जब शहर की रोशनी पीछे छूटी और सड़क अंधेरे में खो गई, तो दिल में वही पुरानी बेचैनी लौट आई। मगर इस बार वो डर नहीं था, बल्कि एक उम्मीद थी। रात के करीब 2 बजे हम बोध गया के पास पहुंच रहे थे। सड़क के किनारे कुछ साधु बैठे आग ताप रहे थे। रामू ने कहा, कभी कभी लगता है सच्ची शांति सड़कों पर नहीं, इनकी तरह चुप बैठने में है। मैंने कहा, हमारे लिए रुकना हराम है रामू, क्योंकि पेट सड़क से ही भरता है। थोड़ी दूर आगे गए तो सड़क पर 2 ट्रक खड़े थे। एक पलटा हुआ, दूसरा धुआं छोड़ रहा था।
हम रुके। कोई घायल था। मैं उतरा। एक नौजवान ट्रक ड्राइवर खून से लथपथ पड़ा था। उसके होंठ कांप रहे थे। पानी। मैंने तुरंत बोतल दी। उसने धीमे से कहा, भाई, ब्रेक फेल हो गया था। पीछे से एक गाड़ी ने टक्कर मारी। वो लोग भाग गए। उसकी सांसें धीमी हो गईं। रामू बोला, जल्दी कुछ करो। मैंने अपने ट्रक में रखी फर्स्ट एड किट निकाली, कपड़ा फाड़कर उसका सिर बांधा और नजदीकी ढाबे से मदद मांगी। कुछ देर में गांव के लोग आए और उसे अस्पताल ले गए। रामू बोला, भाई, तू रुक सकता था, मगर फिर भी रुका। यही फर्क है तुझ में और बाकी में। मैंने कहा, रामू, सड़क सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं, इंसानियत निभाने के लिए भी होती है। रात फिर बढ़ने लगी। गाड़ी चलाते हुए मैं सोचने लगा, शायद ये रास्ते भी हमारी तरह जिंदा होते हैं, जो हर सफर में कुछ नया सिखाते हैं। हमारे पीछे चांद अब आधा हो चुका था। सुबह जब सूरज उगा तो हम झारखंड की सीमा में दाखिल हो चुके थे। वहां की सड़कें कुछ अलग थीं, पहाड़, जंगल और बीच बीच में छोटे गांव। रामू ने कहा, भाई, ये इलाका सुनसान है, सावधान रहना। मैंने सिर हिलाया। अब डरने का वक्त नहीं। थोड़ी देर बाद एक सरकारी चौकी आई। पुलिस ने ट्रक रोका। कहां जा रहे हो? धनबाद, सिंह ट्रेडिंग कंपनी का माल है। उन्होंने कागज चेक किए। सब ठीक था। एक जवान बोला, सड़क के आगे डैम बन रहा है, रास्ता संकरा है, धीरे जाना। मैंने कहा, ठीक है साहब। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, सड़क और कठिन होती गई। ट्रक अब चढ़ाई पर था। इंजन कराह रहा था, पर रुक नहीं रहा था। रामू बोला, भाई, एक बार ये चढ़ाई पार कर ली तो सीधे मैदान तक उतर आई है। मैंने कहा, फिर तो जैसे जिंदगी, मुश्किल के बाद राहत। लेकिन किस्मत फिर खेल खेलने लगी। चढ़ाई के बीच ट्रक की गियर रॉड फंस गई। मैंने ब्रेक लगाया, पर वो भी जवाब दे गया। रामू, मैं चिल्लाया। ट्रक पीछे खिसकने लगा। रामू झट से नीचे कूदा और पीछे पत्थर लगाया। ट्रक झटका खाकर रुक गया। मेरा दिल जैसे सीने से निकल गया हो। मैं नीचे उतरा। भाई, तू पागल है, खुद मर जाता। वो हंसते हुए बोला, अगर ट्रक गिर जाता तो हम दोनों मर जाते। अब कम से कम जिंदा तो हैं। हमने मिलकर ब्रेक ठीक किया। उस वक्त समझ में आया, सच्ची हिम्मत डर की गैरहाजिरी नहीं, डर के बावजूद साथ खड़े रहने में है। शाम तक हम धनबाद पहुंच गए। कंपनी का सुपरवाइजर मिला, माल उतरवाया और पेमेंट दिया। रामू ने पैसे गिनते हुए कहा, भाई, अब घर चलें? मैंने मुस्कुराया, हां, अब सड़क भी थक गई होगी। वापस लौटते वक्त आसमान पर हल्की धुंध थी। गंगा के ऊपर से गुजरते हुए मैंने शीशे में खुद को देखा। चेहरा थका हुआ, मगर आंखों में सुकून था। अब मुझे समझ आ गया था कि सड़कें सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती, ये इंसान को खुद तक भी ले जाती है। घर पहुंचकर मां ने दरवाजा खोला। मुस्कुराकर बोली, आ गया मेरा सपूत। मैंने उनके पैर छुए और कहा, अम्मी, इस बार सड़क ने मुझे जीना सिखा दिया। रामू पीछे से बोला, और दोस्ती ने बचा लिया। उस रात हम सब ने साथ खाना खाया। मां की हंसी, बच्चों की शरारतें और रामू का ठहाका, सब मिलकर एक ऐसा सुकून दे रहे थे जो किसी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मैंने ट्रक के शीशे से बाहर देखा, जहां चांद पूरा था। मैंने फुसफुसाकर कहा, शुक्र है या अल्लाह, तूने इस मुसाफिर को अब भी तेरी रहमत के साए में रखा। और फिर ट्रक की चाबी धीरे से टेबल पर रख दी। कल फिर सुबह एक नया सफर होगा, नई सड़क, नया माल और शायद नई कसौटी। लेकिन अब मुझे यकीन था, कोई भी रास्ता मंजिल तक जाने से रोक नहीं सकता। सड़क पर सुबह की हल्की धूप फैली हुई थी। मैं ट्रक के बोनट पर बैठा चाय पी रहा था और आसमान देख रहा था। मां घर पर थीं, अब पहले से बेहतर। बच्चे स्कूल जा रहे थे और रफिया ने फिर मुस्कुराना शुरू कर दिया था। सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था। रामू सामने आया, हाथ में कुछ कागज थे। बोला, भाई, अब की बार काम बड़ा है। सरकारी ठेका है, बिजली के खंभे, वायर और मशीनें लेकर बिहार से झारखंड होते हुए बंगाल तक। मैंने अखबार देखा। ठेकेदार का नाम था एनपी, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। रामू बोला, पैसे अच्छे मिलेंगे, काम भी सीधा है, बस एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मैंने मां की तरफ देखा। वो आंगन में कुरान पढ़ रही थीं। जाओ बेटा,
उन्होंने कहा, अब वक्त है कि तेरा नाम काम से पहचाना जाए। मैंने ट्रक की चाबी उठाई और इंजन स्टार्ट किया। एक नया सफर शुरू हुआ। हमने पटना से माल उठाया, लोहे के खंभे, बिजली के ट्रांसफार्मर के पार्ट्स और तांबे की बड़ी वायरें। रात को गाड़ी चलते हुए रेडियो में गाना बजा, मंजिल मिले या ना मिले, सफर खूबसूरत होना चाहिए। मैं मुस्कुरा दिया। रामू बोला, भाई, तेरी जिंदगी भी तो यही है, मंजिल मिले या नहीं, तू चलता ही रहता है। रास्ते में सरकारी चौकी पर पेपर चेक हुए, सब सही निकले। पर जैसे जैसे हम झारखंड की सीमा में दाखिल हुए, माहौल बदल गया। सड़कें सुनसान थीं और हर मोड़ पर पुलिस की गाड़ी या ठेकेदार के आदमी दिखते थे। एक रात को जब हम चाईबासा के पास पहुंचे तो एक गाड़ी पीछे लग गई, काले शीशे वाली सफेद स्कॉर्पियो। रामू बोला, भाई, ये वही लोग हैं जो ठेकेदार के साथ थे। क्या चाहते हैं ये? मैंने कहा, पता नहीं, पर जब तक रोके नहीं, हम नहीं रुकेंगे। कुछ किलोमीटर आगे जाकर वो गाड़ी हमारे आगे आकर रुक गई। 4 आदमी उतरे। एक मोटा आदमी बोला, सुनो ड्राइवर, माल हमको देना होगा। मैंने कहा, कौन हो तुम? वो बोला, ठेकेदार का खास आदमी। ये वायर और ट्रांसफार्मर का आधा माल हमें देना है। रामू आगे बढ़ा, कागज पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। वो हंस पड़ा, कागज सब झूठ बोलते हैं, हकीकत सड़क पर होती है। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। रामू ने धीरे से कहा, भाई, ये चोरी कराना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया, मेरी गाड़ी में हराम का माल नहीं उतरता। उस आदमी ने बंदूक निकाली, बहुत ईमानदारी दिखाएगा। रामू बीच में आ गया, गोली चलाने से पहले सोच, ये ट्रक किसी गरीब की मेहनत है। वो आदमी घुर्राया, चल, माल दे या जान दे। मैंने इंजन स्टार्ट किया, ट्रक को रिवर्स किया और पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। गाड़ी के आदमी पीछे हटे, कुछ दूर फायर हुआ, पर हम निकल गए। ट्रक की हेडलाइट में सिर्फ धूल उड़ रही थी और हमारे दिल में डर नहीं, आग थी। कई किलोमीटर तक बिना रुके चले। जब एक पुल पार किया तब जाकर सांस ली। रामू बोला, भाई, अब ये लोग पीछा करेंगे। मैंने कहा, तो करेंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। सुबह तक हम धनबाद पहुंचे। मैंने ठेकेदार को फोन लगाया, आपके आदमी हमें रोककर माल मांग रहे थे। वो बोला, क्या बकवास कर रहे हो, हमारे कोई आदमी नहीं है। तो वो कौन थे? उसने फोन काट दिया। दिल बैठ गया। रामू बोला, भाई, अब या तो ये ठेकेदार खुद इसमें है या किसी और का खेल है। मैंने कहा, अब सच सामने आए बिना चैन नहीं लूंगा। हमने डिलीवरी की जगह पर पहुंचकर माल उतरवाया। वहां एक सरकारी अफसर आया, बोला, तुम लोग वही हो ना जो एनपी प्रोजेक्ट्स के लिए माल लाए? मैंने कहा, हाँ। उसने फाइल पलटी और बोला, ये ठेका तो रद्द हो चुका है। पिछले हफ्ते इनके मालिक पर सीबीआई का केस चला है। मेरे पैर सुन्न हो गए। रामू चिल्लाया, मतलब फिर से धोखा? अफसर बोला, तुम्हें नहीं पता था, ये लोग सरकारी पैसे से फर्जी डिलीवरी कर रहे थे। तुम दोनों तो बस मोहरा थे। मेरे सिर पर जैसे किसी ने हथौड़ा मारा। मैंने कहा, अब क्या होगा? वो बोला, तुम दोनों निर्दोष हो, लेकिन ये गवाही देनी होगी। हमने सब कुछ बयान किया, कौन लोग रोकने आए, कैसे धमकी दी, कैसे ठेकेदार ने झूठ बोला। अफसर ने कहा, तुम दोनों ने बड़ा काम किया है, सरकार तुम्हारी गाड़ी और मेहनत का भुगतान करेगी। हम बाहर निकले। सूरज तेज था, पर मन में ठंडक थी। रामू बोला, देख भाई, फिर वही, पहले डर, फिर सच्चाई की जीत। मैंने कहा, हाँ, सड़क फिर जीत गई। हमने ट्रक में बैठकर इंजन चालू किया। रेडियो में फिर वही पुराना गाना चल रहा था, जो सच्चा है वो एक दिन जीतता ही है। रामू ने कहा, अब कहां चलेंगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, घर, मां के पास। रास्ते में एक जगह पर ढाबे पर रुके। चाय की भाप में सुकून था। ढाबे वाले ने पूछा, कहां जा रहे हो ड्राइवर? मैंने जवाब दिया, घर, और शायद अब की बार यहीं रह जाऊं। रामू बोला, नहीं भाई, सड़क तेरी नसों में बहती है, तू रुक नहीं सकता। मैंने कहा, शायद सच है, क्योंकि जब इंजन गरजता है तो लगता है जैसे जिंदगी दोबारा शुरू हो रही हो। उस रात हम गंगा के किनारे रुके। मैंने आसमान देखा, वही तारे, वही चांद, पर अब मन शांत था। हर तूफान, हर डर, हर धोखा, सब पीछे रह गया था। बस एक बात सीखी, सड़क पर सबसे कीमती सामान पैसा नहीं, ईमान होता है।
मैंने ट्रक की हेडलाइट बंद की और आसमान से कहा, या अल्लाह, अब जो भी सफर दे उसमें सच्चाई ना छूटे। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। रामू स्टीयरिंग के पास मुस्कुरा रहा था। चल भाई, उसने कहा, अगला सफर तेरा इंतजार कर रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हां रामू, अब जो भी रास्ता होगा वो सही होगा। ट्रक आगे बढ़ा, इंजन गरजा, और मैं, इमरान, फिर सड़क का एक मुसाफिर बन गया। उस सुबह सूरज कुछ अजीब सा उगा था। आसमान में लालिमा थी और हवा में वो बेचैनी जो किसी बड़े बदलाव से पहले आती है। हम पटना लौट रहे थे। ट्रक के बोनट पर धूल की परत जमी थी, लेकिन इंजन पहले से ज्यादा शांत लग रहा था। रामू ने हंसते हुए कहा, भाई, अब तो तू हीरो बन जाएगा। सीबीआई ने नाम लिया है तेरा। मैंने सिर झुकाकर कहा, हीरो नहीं रामू, बस एक ड्राइवर जो सच्चाई से भागा नहीं। फर्क यही होता है भाई, बाकी सब भाग जाते हैं, तू रुक गया। घर पहुंचा तो मां दरवाजे पर खड़ी थीं। चेहरे पर गर्व था। बेटा, सुना है सरकार ने तेरा नाम लिया है, अब तेरी सच्चाई की मिसाल दी जाती है। मैंने उनके पैर छुए। अम्मी, सब आपकी दुआ है। कुछ दिन बाद पुलिस स्टेशन से बुलावा आया। वहां सीबीआई के 2 अफसर बैठे थे। उन्होंने कहा, इमरान, तुम्हारे बयान और हिम्मत से हमें बड़ा नेटवर्क पकड़ने में मदद मिली है। वो लोग जो बिजली प्रोजेक्ट्स में करोड़ों की चोरी कर रहे थे, सब गिरफ्तार हैं। लेकिन, मैंने पूछा, लेकिन क्या साहब? उनका एक बड़ा सरगना अब भी भागा हुआ है और हमें यकीन है कि वो तुझसे संपर्क करेगा। मेरी रूह कांप गई। मुझसे? हां, क्योंकि अब तू उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। मैंने बाहर आते ही रामू को सब बताया। उसने बस एक बात कही, भाई, डर मत। जिसको ऊपर वाला बचाता है उसको कोई छू नहीं सकता। पर खतरा वाकई करीब था। 2 रात बाद जब मैं ट्रक की सफाई कर रहा था, एक आदमी धीरे से आया, चेहरा आधा नकाब से ढका हुआ। बोला, इमरान भाई। मैंने कहा, कौन? वो बोला, भेजा है मालिक ने, काम है। कौन मालिक? वो मुस्कुराया, जो पकड़ा नहीं गया। दिल की धड़कन रुक सी गई। मैंने कहा, किस काम की बात कर रहे हो? 10 लाख, लेकिन माल क्या है? वो बोला, सवाल मत करो, बस पहुंचा दो। मैंने गुस्से में कहा, हम हराम का माल नहीं ढोते। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। सोच ले ड्राइवर, मना किया तो तेरा ट्रक भी जाएगा और तू भी। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। रामू बोला, भाई, ये वही लोग हैं जो ठेकेदार के गिरोह से जुड़े थे, अब तेरे पीछे लग गए हैं। मैंने कहा, तो फिर हमें ही उनका पीछा करना होगा। अगले दिन मैं सीबीआई के ऑफिस गया। वहां अफसर बोले, हम जानते थे वो तुझसे संपर्क करेगा, अब हमें तेरा साथ चाहिए। क्या करना होगा? तू हां कह दे उस काम के लिए, हम गुप्त निगरानी रखेंगे, वो खुद फंस जाएगा। रामू ने घबरा कर कहा, भाई, ये बहुत बड़ा खेल है। मैंने कहा, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकते। जब सच बोलना शुरू किया है तो उसे पूरा निभाना होगा। 2 दिन बाद वही आदमी फिर आया। सोचा क्या? मैंने कहा, ठीक है, बताओ कहां से माल उठाना है। उसने मुस्कुराकर कहा, सही फैसला लिया, रात को 12:30 बजे पाटलिपुत्र यार्ड आ जाना। रात आई। मैं और रामू पहुंचे। 4 आदमी ट्रक पर कुछ बड़े लोहे के बक्से चढ़ा रहे थे। रामू धीरे से बोला, भाई, इसमें कुछ गड़बड़ है। मैंने फुसफुसाया, सीबीआई वाले आसपास हैं। थोड़ी देर में वो आदमी बोला, चलो चलाते हैं। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। हम निकले, पर कुछ ही किलोमीटर बाद सामने से पुलिस की जीप आ गई। सायरन बजा, रोशनी झपकी और गोलियां उछलीं। वो आदमी चिल्लाया, भाई, पुलिस को खबर किसने दी? मैंने कहा, जिस अल्लाह के नाम से डरना भूल गए उसी ने। वो मुझे गोली मारने उठा, तभी रामू कूदकर उस पर टूट पड़ा। दोनों लुढ़क कर नीचे गिरे। मैं नीचे उतरा। पुलिस पहुंच गई। 2 गोली चलीं। आवाज गूंज उठी। सब कुछ धुआं हो गया। जब धूल छौंटी, वो आदमी जमीन पर पड़ा था और रामू उसके बगल में था। उसके सीने में गोली लगी थी। रामू! मैं दौड़ा, उसके सिर को अपनी गोद में रखा। वो मुस्कुराया, भाई, सड़क से कभी मत डरना, तू सच्चा है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। मेरी चीख आसमान फाड़ गई। मैंने उस रात को कभी माफ नहीं किया। सीबीआई अफसरों ने कहा, उसने तुम्हें बचाया और गिरोह खत्म हुआ, देश तुम्हारा शुक्रगुजार रहेगा। पर मेरे अंदर कुछ टूट गया था। अगले दिन उसकी लाश को मैं अपने गांव ले गया।
उसकी मां रो रही थी, पर चेहरे पर गर्व था। मेरा बेटा गरीब था, मगर सच्चा था। मैंने कहा, वो सिर्फ तेरा बेटा नहीं था, मेरा भाई था। मैंने ट्रक के पीछे उसका नाम लिख दिया, रामू, मेरे दिल का सफर। अब जब भी इंजन चालू करता हूं, उसकी हंसी कानों में गूंजती है। मैं अब अकेला चलता हूं, मगर लगता है वो हर मोड़ पर साथ है। हर ढाबे पर, हर पुल पर, हर रात के सन्नाटे में उसकी आवाज आती है, भाई, तू सच्चा है, इसलिए सड़क तेरे साथ है। अब ट्रक चलाना मेरे लिए रोजी नहीं, इबादत बन गया है। हर गियर के साथ मैं एक दुआ पढ़ता हूं, या अल्लाह, अब कोई रामू न खोए। और जब सड़क लंबी होती जाती है, मैं बस मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि अब हर सफर का एक ही मतलब है, रामू की याद और अल्लाह की रहमत। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। ट्रक अब भी वहीं था, रास्ते भी वहीं, इंजन की आवाज भी वहीं थी, लेकिन स्टीयरिंग पर अब वो हंसी नहीं थी जो हर सफर को आसान बना देती थी। रामू अब नहीं था, पर मुझे लगता था कि वो अब भी यहीं है, हर मोड़ पर, हर चढ़ाई पर, हर हवा के झोंके में जो मेरे बालों से टकराता है। मैंने कई दिन तक ट्रक को सड़क पर नहीं निकाला, बस घर के बाहर खड़ा रहता, इंजन को देखता, जैसे वो भी मुझसे पूछ रहा हो, चलोगे नहीं? मां ने एक दिन धीरे से कहा, बेटा, जिसने चला गया वो अल्लाह के पास अमन में है। अब तू जिंदा है, तेरी जिम्मेदारी बाकी है। मैंने सिर झुका दिया। अम्मी, दिल नहीं करता अब सड़क पर निकलने का। उन्होंने कुरान बंद की और बोली, सड़क पर ही तूने रोजी कमाई और उसी ने तुझे सच्चाई सिखाई, यही तेरी इबादत है। उस रात मैंने फैसला लिया, सुबह फिर से इंजन स्टार्ट करूंगा, रामू के बिना सही, पर उसकी याद के साथ। सुबह का वक्त था, हल्की ठंडी हवा और धूप की पतली लकीरें सड़क पर बिखरी हुई थीं। मैंने ट्रक के शीशे पर हाथ फेरा, उस पर लिखा था, रामू, मेरे दिल का सफर। इंजन चालू किया, वही पुरानी गड़गड़ाहट, जैसे ट्रक भी कह रहा हो, चल भाई, फिर से शुरू करें। मैंने पटना से गया तक का छोटा सफर तय किया। अब मैं अकेला चलता था, लेकिन रास्ता अब मेरा दोस्त बन चुका था। हर मोड़ पर, हर ढाबे पर मुझे रामू की आवाज सुनाई देती थी, भाई, चाय पी ले, आगे लंबा सफर है। रात में जब मैं ढाबे पर रुकता, तो एक कोना चुनता जहां पहले हम दोनों बैठा करते थे। ढाबे वाला अब भी पूछता, दूसरा साथी कहाँ है? मैं बस मुस्कुरा देता और कहता, सड़क पर है, मेरे साथ ही कहीं। एक दिन मुझे सीबीआई ऑफिस से फोन आया। अफसर बोले, इमरान, तुम्हारी बहादुरी के लिए सरकार ने तुम्हें सम्मान देने का फैसला किया है, निष्ठावान ड्राइवर अवार्ड मिलेगा। मैंने कुछ पल चुप रहकर कहा, साहब, अवार्ड रामू को मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा, हम जानते हैं, इसलिए उसके नाम पर भी मेडल दिया जाएगा। उस दिन मैं मंच पर गया, लोग तालियां बजा रहे थे, कैमरे चमक रहे थे, पर मेरा दिल वहीं था, उस सड़क पर जहां रामू ने आखिरी सांस ली थी। मैंने माइक पर बस इतना कहा, हम ट्रक वाले लोग बस माल नहीं ढोते, हम उम्मीदें ढोते हैं, कभी अपने परिवार की, कभी किसी अनजान की। और जब सच्चाई साथ होती है, तो सड़क कभी गलत नहीं ले जाती। भीड़ खामोश थी। मां ने बाद में कहा, बेटा, तेरी जुबान में सच्चाई है, इसी से बरकत आएगी। धीरे धीरे मैंने फिर से काम शुरू किया। अब मेरे साथ कोई नया कालासी नहीं था। लोग पूछते, क्यों नहीं रख लेते किसी को? मैं कहता, जिसका साथ सच्चा था, वो अब भी मेरे साथ है, किसी और की जरूरत नहीं। हर नए सफर से पहले मैं मस्जिद जाता, दुआ करता और फिर सड़क पर निकल पड़ता। अब मैं हर सफर को अमानत मानता था, क्योंकि अब हर गियर बदलते वक्त मुझे लगता जैसे रामू पीछे से कह रहा हो, भाई, संभल के चलना, सड़क बड़ी बेवफा भी है। कभी कभी रात के सुनसान हिस्से में जब ट्रक किसी वीरान हाईवे से गुजरता, तो हवा में सीटी जैसी आवाज आती। पहले मैं डरता था, अब बस मुस्कुरा देता हूं, जानता हूं, तू है रामू। एक बार पटना से रांची जाते वक्त एक बच्चा सड़क किनारे गिरा मिला, कपड़े मैले, चेहरा डरा हुआ। मैंने ट्रक रोका, उसे पानी दिया। उसने कहा, चाचा, घर नहीं है मेरा। मैंने उसे सीट पर बिठाया और उसे झारखंड के एक अनाथालय में छोड़ आया। वो जाते वक्त बोला, आप अच्छे हो चाचा, मेरी मां की तरह लगे। मैंने उसकी आंखों में वही चमक देखी
जो कभी रामू के चेहरे पर होती थी। उस दिन महसूस हुआ, रामू गया नहीं है। वो हर बार लौट आता है, किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी भूखे के पेट में, किसी ट्रक की आवाज में। अब हर सफर के आखिर में मैं ट्रक को धोकर उसके बोनट पर हाथ रखता हूं और कहता हूं, शुक्र है, सड़क आज भी हमारी दोस्त है। रात जब गहरी होती है तो मैं आसमान देखता हूं। एक तारा हमेशा चमकता है, सबसे ऊंचा, सबसे स्थिर। मैं जानता हूं वो रामू है, और मैं कहता हूं, भाई, अगला सफर तू तय कर, मैं बस चला दूंगा। और फिर इंजन चालू करता हूं। वो आवाज अब मुझे डराती नहीं, वो मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची आवाज बन चुकी है। उस सुबह जब मैंने इंजन स्टार्ट किया, हवा कुछ अलग थी, ठंडी, पर भीतर तक चुभने वाली। सड़क के किनारे उगते सूरज की लालिमा ने ट्रक के शीशे को सुनहरा कर दिया था। मैंने बोनट पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, चल मेरे साथी, आज फिर एक नया सफर। रामू की तस्वीर अब ट्रक के डैशबोर्ड पर थी। हर सफर की शुरुआत उससे ही होती थी, भाई, आज साथ रहना। उस दिन माल मिला था, असम से कोलकाता तक मसालों और सूखी मिर्च का लदान। ठेकेदार ने कहा, डिलीवरी जल्दी करनी है, रास्ता लंबा है, एक नया कलासी रख लो, अकेले थक जाओगे। मैंने साफ मना किया, नहीं, मैं अकेला चल सकता हूं। लेकिन उसने जोर दिया, देखो, एक लड़का है, गरीब, मेहनती, उसे साथ ले लो। मुझे मजबूरी में हां करनी पड़ी। शाम को वो लड़का आया, दुबला पतला, बाल बिखरे हुए, चेहरा थका सा, मगर आंखों में कुछ अलग था। नाम क्या है तेरा? मैंने पूछा। राजू, उसने जवाब दिया। गया से हूं। उसकी बोली में वही मिठास थी जो रामू की बोली में होती थी। एक पल को लगा जैसे वक्त ने किसी पुराने रिश्ते को नए चेहरे में भेज दिया हो। हमने ट्रक पर सामान लादा और निकल पड़े। रास्ता लंबा था, गया, बक्सर, पटना, फिर झारखंड की सीमा। राजू चुपचाप बैठा रहता, जरूरत पड़ने पर हाथ बढ़ा देता। रात को जब ढाबे पर रुके तो उसने खुद चूल्हे पर चाय बनाई। चाय की खुशबू हवा में फैली और मुझे लगा जैसे पुराना वक्त लौट आया हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छी चाय बनाता है तू। वो बोला, मेरे अब्बा भी ट्रक ड्राइवर थे। मैंने रुक कर पूछा, तेरे अब्बा? हाँ, उसने कहा, जब मैं छोटा था वो किसी हादसे में मारे गए। मां कहती हैं उनका नाम रामू था। मेरे हाथ से कब छूट गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन रामू? वो बोला, रामू कालासी, असम की तरफ काम करते थे। मां बताती हैं कि वो किसी इमरान भाई के साथ ट्रक चलाते थे। मेरी रूह जैसे जड़ हो गई। मैंने उसे घूर कर देखा, वही आंखें, वही चेहरा, वही सादगी। तेरी मां का नाम क्या है? शांति देवी। मेरी आंखें भर आईं। राजू, मैं ही हूं वो इमरान। वो सन्न रह गया। आप आप मेरे अब्बा के साथ थे? मैंने सिर हिलाया। हां बेटे, वो मेरे भाई से बढ़कर थे। राजू की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी कहती हैं अब्बा बहुत ईमानदार थे, वो आखिरी सफर में लौटे नहीं। मैंने कहा, उन्होंने लौटना छोड़ा नहीं था बेटे, उन्होंने रास्ता बचाया था ताकि और लोग लौट सकें। वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, अब मैं आपके साथ रहना चाहता हूं इमरान चाचा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटे, अब मुझे चाचा मत कह, तू मेरे भाई का खून है, अब तू मेरा साथी है। उस दिन के बाद से ट्रक फिर से पूरा हो गया था। अब मैं अकेला नहीं था। राजू वही काम करता था जो रामू करता था, ब्रेक पर ध्यान देना, रास्ता बताना, और बीच बीच में वही पुराना गाना गुनगुनाना, साथे रहब सदा तोहरे संग। हर बार जब वो गाता, मेरा दिल भारी हो जाता। कभी लगता जैसे खुद रामू फिर से मेरे पास आ गया हो, अपने बेटे के रूप में। रात में जब हम झारखंड की पहाड़ियों के बीच से गुजर रहे थे, अचानक बारिश शुरू हो गई। सड़क फिसलन भरी और ट्रक का पहिया कंकड़ पर फंस गया। राजू बोला, भाई, ब्रेक दबाओ। मैंने संभाल लिया। ट्रक रुक गया, लेकिन दिल की धड़कन नहीं रुकी। मैंने उसकी तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था। भाई, डर लगा? मैंने कहा, तेरे अब्बा की औलाद है तू, तू डर में भी मुस्कुराता है। सुबह तक हम बंगाल की सीमा में पहुंच गए। ट्रक से धुआं उठ रहा था, पर दिल में शांति थी। डिलीवरी पूरी हुई, ठेकेदार ने पैसे दिए और मैंने राजू के हाथ में रखे। अब तू संभाल ले, ये तेरे अब्बा का हक है। वो बोला, नहीं भाई, मैं आपके साथ रहूंगा, ये ट्रक अब मेरा घर है।
उस रात मैं ट्रक के बोनट पर बैठा आसमान देख रहा था। राजू बगल में सो गया था। चांद पूरा था, जैसे ऊपर वाला कह रहा हो, जो सच्चे हैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। मैंने आंखें बंद की और धीमे से कहा, रामू, तेरी निशानी अब मेरे साथ है। तेरा बेटा अब मेरी स्टीयरिंग पकड़ता है। तू चैन से रह भाई, क्योंकि सड़क फिर से जिंदा हो गई है। ट्रक की हेडलाइट ने सड़क को रोशन किया। इंजन गरजा और हवा में वही पुरानी खुशबू तैर गई, तेल, धूल और उम्मीद की। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और कहा, चल मेरे साथी, अब हमारा सफर कभी अकेला नहीं होगा। ट्रक आगे बढ़ा और सड़क फिर मुस्कुरा उठी। राजू अब मेरे साथ पूरे वक्त रहता था। ट्रक चलाते वक्त वो स्टीयरिंग पर नजर रखता, हर मोड़ पर मेरा हाथ पकड़ लेता, और जब भी मैं थक जाता वो हंसकर कहता, भाई, अब तो मैं भी ड्राइवर बन जाऊंगा। मैं उसके चेहरे में सिर्फ अपने साथी रामू का बेटा नहीं देखता था, मैं उसमें खुद को देखता था, वो मासूमियत जो इस सड़क ने मुझसे धीरे धीरे छीन ली थी। हमारे अगले सफर का ठेका छोटा था, झारखंड से वापस बिहार तक कुछ सरकारी वायर रोल्स ले जाने का। ठेकेदार ने कहा, सामान संभल कर ले जाना, ये बहुत जरूरी प्रोजेक्ट का है। मैंने जवाब दिया, सच के रास्ते पर जाने वाली गाड़ी कभी नहीं उलटती। सड़क पर धूप बिखरी हुई थी। राजू ने ट्रक के डैशबोर्ड पर रामू की तस्वीर साफ की और बोला, अब्बा, खुश होंगे भाई। मैंने कहा, हाँ बेटे, वो अब भी हमारी सवारी में बैठते हैं। रात को जब हम धनबाद पार कर रहे थे, ट्रक के पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, थक थक। पहले लगा कुछ गिर गया होगा, लेकिन आवाज बार बार आने लगी। राजू बोला, भाई, पीछे कुछ हिल रहा है। मैंने हेडलाइट धीमी की और ट्रक किनारे लगाया। पीछे गए तो देखा, एक वायर का रोल थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन उसके अंदर से कुछ चमक रहा था। मैंने टॉर्च मारी। वो कोई वायर नहीं था, वो था सोने की छड़ें। राजू बोला, भाई, ये क्या है? मैंने सांस रोकी। किसी ने फिर हमें धोखा दिया है। मैंने चारों ओर देखा। सड़क खाली थी, आसमान में बादल घिरने लगे थे। बेटे, जल्दी ट्रक बंद कर, ये माल गड़बड़ है। राजू ने कहा, क्या करें? पहले सीबीआई को खबर देनी होगी। मैंने फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी पीछे से हेडलाइट की एक चमक आई। कोई गाड़ी आ रही थी, सीधी हमारी तरफ। राजू डर गया। भाई, ये वही लोग होंगे। मैंने कहा, गाड़ी में बैठ, इंजन चालू कर। गाड़ी पास आई और 3 लोग उतरे। उनमें से एक को मैंने पहचान लिया, वही आदमी जिसने महीनों पहले मुझे धमकाया था जब रामू मारा गया था। उसकी आंखें ठंडी थीं और आवाज खतरनाक। फिर मिल गए इमरान? मैंने कहा, तुम लोगों की गंदगी को अब सड़क साफ करेगी। वो हंसा, इस बार न तू बचेगा न तेरी सच्चाई। उसने बंदूक उठाई। राजू कांप रहा था, लेकिन मैंने उसके सामने हाथ फैलाया। बेटे, डर मत, सच्चे लोग मरते नहीं, बस मिसाल बन जाते हैं। तभी ऊपर से बिजली कड़की। बारिश शुरू हो गई और ट्रक की हेडलाइट के सामने जैसे पूरी दुनिया रुक गई। उसने गोली चलाई, लेकिन उसी वक्त ट्रक की आवाज ने दिशा बदल दी। गोली सीधी बोनट से टकराई और हवा में कहीं गुम हो गई। राजू ने ब्रेक दबाया। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया और उन तीनों को पीछे छोड़ दिया। बारिश इतनी तेज थी कि आगे कुछ दिख नहीं रहा था। हम किसी तरह एक पुरानी फैक्ट्री के पास रुके। अंदर घुसते ही मैंने राजू से कहा, अब ये सोना यहीं छोड़ना होगा। अल्लाह का नाम लेकर इसे जमीन में गाड़ देंगे। राजू ने कांपते हुए पूछा, भाई, अगर पुलिस को पता चला? मैंने कहा, तो सच बता देंगे। जब नीयत साफ है तो डर कैसा? हमने फैक्ट्री के पीछे की मिट्टी में गड्ढा खोदा और वो सारे रोल वहीं दफना दिए। बारिश ने सब मिटा दिया। किसी को पता भी नहीं चला कि वहां क्या था। सुबह हम पुलिस चौकी पहुंचे। मैंने सब सच सच बताया, कहां से माल मिला, कैसे पीछा हुआ और कहां हमने उसे छिपाया। इंस्पेक्टर ने मुझे ध्यान से देखा। तू वही इमरान है ना, जिसने पिछले केस में भी सच्चाई दिखाई थी? मैंने कहा, हां वही। फिर से सड़क गंदी हो गई थी साहब, उसे साफ करना जरूरी था। कुछ घंटों में सीबीआई की टीम आई। उन्होंने उस जगह खुदाई करवाई। वही सोना, वही रोल। सारा गिरोह पकड़ा गया। अफसर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, इमरान, तू इस देश का सबसे सच्चा ड्राइवर है। तेरी सड़क अब तेरा नाम लेगी। मैंने सिर झुकाकर कहा,
नाम मेरा नहीं साहब, उस इंसान का होना चाहिए जिसने मुझे सिखाया कि ईमान से बढ़कर कुछ नहीं। रामू। राजू की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने कहा, भाई, अब्बा का सपना पूरा हो गया। शाम तक जब हम पटना लौटे तो पूरा आसमान साफ था। मां दरवाजे पर थीं। रफिया ने दरगाह से दुआ का धागा बांधा हुआ था। घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे। मां ने कहा, बेटा, अब तू बस सड़क का नहीं, इंसाफ का बेटा है। मैंने मां के पैर छुए और कहा, अम्मी, अब ये सड़क सिर्फ सामान नहीं ले जाएगी, अब ये सच लेकर चलेगी। रात को जब ट्रक के बोनट पर बैठा तो हवा में वही पुरानी आवाज आई, भाई, अब तू अकेला नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हां रामू, अब तेरा बेटा साथ है और सड़क अब हमारी इबादत है। इंजन चालू हुआ। सड़क रोशन हुई। राजू स्टीयरिंग पर था, मैं उसके बगल में, और जब ट्रक ने पहली गियर पकड़ी तो लगा जैसे दुनिया फिर से सही दिशा में घूमने लगी है। जब से राजू मेरे साथ आया था, जिंदगी जैसे फिर पटरी पर लौट आई थी। अब ट्रक की हर आवाज में अपनापन था, हर सफर में यकीन था और हर रात में सुकून। लेकिन जिंदगी हमेशा तभी कुछ नया मोड़ देती है जब इंसान थोड़ा चैन महसूस करता है। एक दिन पटना के पास वाले ट्रांसपोर्ट ऑफिस से फोन आया, इमरान भाई, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है। भारत से नेपाल बॉर्डर तक मेडिकल सप्लाई और राहत का सामान ले जाना है। सरहद के पार बाढ़ आई है, लोगों को दवा और खाने की जरूरत है। मैंने एक पल सोचा, फिर कहा, काम नेक है, नीयत साफ है, मैं तैयार हूं। राजू उछल पड़ा, भाई, पहली बार बॉर्डर पार करेंगे? मैं मुस्कुराया, हां, और पहली बार सड़क हमें अपने देश से बाहर की जमीन पर ले जाएगी। हमने तैयारी शुरू की। मां ने मेरे माथे पर हाथ रखकर कहा, सड़क अब पराई जमीन पर जा रही है बेटा, अल्लाह का नाम लेकर चलना। मैंने कहा, अम्मी, अब हर सफर दुआ से ही शुरू होता है। 3 दिन बाद मेडिकल सामान लोड किया गया, दवाइयां, ग्लूकोज, बच्चों के खाने के पैकेट, टेंट और कुछ राहत सामग्री। कागजात सब ठीक थे, पर ऑफिस के अफसर ने एक बात कही जो मेरे दिल में उतर गई, इमरान भाई, रास्ते में पुलिस चेक पोस्ट से आगे एक ग्रुप है जो दवा के ट्रक लूट लेता है, सावधान रहना। मैंने सिर हिलाया। अब सड़क पर खतरे से ज्यादा भरोसा है। सुबह जल्दी निकले। राजू स्टीयरिंग के बगल में बैठा, आंखों में वही चमक। सड़क लंबी थी, पर ट्रक की आवाज में अपनापन था। हमने बिहार की सीमा पार की और अब हम नेपाल बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में कई गांव दिखे, पानी में डूबे खेत, लोग झोपड़ियों में रह रहे थे, बच्चे भूख से रो रहे थे। राजू बोला, भाई, देखो, कितने लोग तकलीफ में हैं। मैंने कहा, इसीलिए तो जा रहे हैं, ताकि किसी के घर की सांस लौटे। दोपहर तक हम मोतिहारी पहुंचे। सड़क के किनारे एक ढाबे पर रुके। ढाबे वाला नेपाली लहजे में बोला, भाई, आगे रात में मत निकलना, सीमा के पास कुछ लोग लूटपाट करते हैं। मैंने हंसकर कहा, भाई, लूटने वाला भी भूखा है, देने वाला भी मजबूर, फर्क सिर्फ नीयत का है। राजू ने चाय पीते हुए कहा, भाई, तू डरता नहीं? मैंने कहा, डर वो करता है जो अपने सच से भाग रहा हो, हम तो बस अल्लाह के भरोसे चलते हैं। रात धीरे धीरे उतर रही थी। हम बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर थे। अंधेरा घना था, लेकिन सड़क पर हमारी हेडलाइट दो चाकू की धार की तरह चमक रही थी। राजू ने खिड़की से बाहर देखा, भाई, ये इलाका कुछ अजीब लग रहा है। मैंने भी देखा, पेड़ों के पीछे पीछे कुछ हरकत थी, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। कुछ देर बाद 3 बाइक्स हमारे पीछे लगीं। उन पर 3 आदमी थे, चेहरों पर कपड़ा और आंखों में वही भूख जो खतरे से पैदा होती है। राजू बोला, भाई, शायद वही लोग हैं जिनका ऑफिस में जिक्र हुआ था। मैंने कहा, अब इंजन बोलने देगा उन्हें। जवाब। मैंने एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक की गरज हवा को चीरने लगी। बाइक्स बराबर आ गईं। उनमें से एक ने आगे आकर पत्थर फेंका। शीशा चटक गया, पर ट्रक नहीं रुका। राजू बोला, भाई, गोलियां। पीछे से फायर हुआ, आवाज गूंजी और ट्रक के साइड में निशान पड़ गया। मैंने कहा, स्टीयरिंग पकड़ बेटे, अब ये जंग सड़क की है। ट्रक सीधा बढ़ा। मैंने हॉर्न बजाया और सामने एक चेक पोस्ट दिखाई दी। नेपाली बॉर्डर गार्ड्स वहां थे। मैंने हेडलाइट्स फ्लैश की और सीधे उनकी तरफ गाड़ी मोड़ी।
बाइक वाले रुक गए, फिर मुड़े और अंधेरे में गायब हो गए। गार्ड्स दौड़े आए। क्या हुआ? मैंने कहा, लुटेरे थे, पर अल्लाह ने बचा लिया। उन्होंने हमें बॉर्डर पार कराया। वहां का गांव पानी में डूबा हुआ था। लोग बीमार थे, बच्चे रो रहे थे। हमने ट्रक का सारा सामान उतारना शुरू किया, दवा, खाना, टेंट। गांव के मुखिया ने कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे भाई। राजू मुस्कुराया, भाई, आज लग रहा है अब्बा हमारे साथ हैं। मैंने आसमान की तरफ देखा, साफ, शांत, और उसी में चमक रहा था एक तारा, स्थिर, उजला, जैसे ऊपर वाला कह रहा हो, तेरी नीयत पाक है, इसलिए रास्ता तेरा है। जब सब काम खत्म हुआ तो हम ट्रक में लौटे। राजू ने पूछा, भाई, अब वापस चलें? मैंने कहा, हाँ, लेकिन अब ये सफर सिर्फ सड़कों का नहीं, अब इंसानियत का है। ट्रक धीरे धीरे बॉर्डर से लौट रहा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन दिल में गर्मी, वो जो दुआ से आती है। और जब सड़क के पहले मोड़ पर हेडलाइट ने दिशा बदली तो मुझे लगा जैसे कोई पीछे से कह रहा हो, चल भाई, अगली मंजिल अभी बाकी है। नेपाल की वो रात कभी नहीं भूल सकता। वो रात जब सड़क ने पहली बार मुझे डराया। हमने राहत का सामान पहुंचाया था। गांव वालों ने दुआएं दी, बच्चों ने हाथ जोड़े। मैंने इंजन बंद किया, आसमान की तरफ देखा। तारे साफ थे, पर हवा भारी लग रही थी, जैसे कुछ कह रही हो। राजू ने पूछा, भाई, अब निकलें? मैंने कहा, हाँ, देर न करें, बॉर्डर से पहले रुकेंगे। हमने गाड़ी चलाई। रास्ता शांत था, बहुत ज्यादा शांत, इतना कि इंजन की हर घर घराहट दिल में उतर रही थी। राजू खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक बोला, भाई, वो देखो। सामने सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा था, काली गाड़ी, बिना किसी नंबर प्लेट के। इंजन चालू था, पर अंदर कोई नहीं था। लाइट जल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ा हो। मैंने ट्रक धीमा किया। कोई हादसा हुआ होगा? राजू बोला, भाई, उतरना ठीक रहेगा। मैंने कहा, हमें देखना चाहिए, शायद कोई जरूरत में हो। मैंने इंजन बंद किया, टॉर्च ली और उस ट्रक के पास गया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर झांका, सीट खाली, हैंड ब्रेक खींचा हुआ, और म्यूजिक सिस्टम धीमी आवाज में बज रहा था। कोई पुराना हिंदी गाना, रात कटी तेरी यादों में। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। राजू पीछे से बोला, भाई, किसी ने गाना ऑन छोड़ दिया होगा। मैंने कहा, पर चाबी तो लगी नहीं है। इतने में ट्रक के अंदर से हल्की सी हिलने की आवाज आई, जैसे कोई सीट के नीचे सरक रहा हो। मैंने टॉर्च नीचे डाली। वहां कीचड़ लगी एक पुरानी वर्दी पड़ी थी। उस पर नाम लिखा था, रामू। के मेरे हाथ कांप गए। राजू, इधर आ। वो दौड़ कर आया। मैंने वर्दी दिखाई। ये तेरे अब्बा का नाम है। राजू के चेहरे से रंग उड़ गया। भाई, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा, मुझे खुद नहीं पता। तभी वो ट्रक खुद ब खुद हिलने लगा। इंजन स्टार्ट हुआ, बिना चाबी के। हम दोनों पीछे हटे। ट्रक की हेडलाइटें जल उठीं और वो धीरे धीरे सड़क पर बढ़ने लगा, बिना ड्राइवर के। राजू कांप गया। भाई, ये क्या है? मैंने कहा, अल्लाह की कसम, समझ नहीं आ रहा। वो ट्रक हमारी तरफ बढ़ता चला आया। मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया और साइड में किया। दोनों गाड़ियां अब आमने सामने थीं। उस काले ट्रक की हेडलाइट्स में धुआं सा उठ रहा था, और शीशे के अंदर एक परछाई थी, किसी आदमी की। सिर झुका हुआ, जैसे ड्राइवर सीट पर कोई बैठा हो। पर जब टॉर्च डाली तो कुछ नहीं दिखा। अचानक वो ट्रक जोर से हॉर्न बजाने लगा। एक नहीं, 3 बार। ठा चा जी, ठाए चौबी तक का। वही आवाज, वही 3 हॉर्न, जो रामू हर मोड़ पर बजाया करता था। मेरा दिल जम गया। राजू चिल्लाया, भाई, अब्बा का हॉर्न पैटर्न। मैंने हाथ जोड़ लिए। या अल्लाह, अगर ये तेरी निशानी है तो रहमत बना दे, डर नहीं। ट्रक कुछ पल के लिए रुका, फिर उसने धीरे धीरे बैक गियर लगाया और जंगल की तरफ मुड़ गया। वो धुएं में घिरता गया और गायब हो गया। हम दोनों कुछ मिनट वहीं खड़े रहे, न कोई हवा, न कोई आवाज, बस बारिश की कुछ बूंदें जो अब गिरने लगी थीं। राजू मेरे पास आया, आंखों में आंसू थे। भाई, क्या वो अब्बा थे? मैंने कहा, शायद। वो हमसे मिलने आए थे, ये बताने कि वो अब भी सड़क की हिफाजत कर रहे हैं। मैंने नीचे झुककर उस वर्दी को उठाया। उस पर मिट्टी थी, पर खुशबू,
जानी पहचानी थी। इंजन ऑयल और धूप की मिली-जुली गंध। मैंने वर्दी को ट्रक के अंदर रखा और रामू की तस्वीर के पास टांग दिया। अब वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमने इंजन चालू किया और धीरे-धीरे सड़क पकड़ ली। बारिश तेज हो गई थी, लेकिन अब डर नहीं था। ट्रक के शीशे पर पानी की बूंदें गिरतीं और हर गिरती बूंद मुझे याद दिलाती कि मौत भी अगर सच्चाई के लिए हो, तो वो डर नहीं देती, इज्जत देती है। रास्ते में जब मैंने हॉर्न बजाया, तो अनजाने में वही 3 बार दब गया। ठा था ता, ठा खा का, ठा था का। राजू मुस्कुराया। भाई, अब्बा खुश हैं। मैंने आसमान देखा। कहीं बादलों के पीछे एक तारा फिर से टिमटिमा रहा था। मैंने मन ही मन कहा, रामू, अब डर नहीं लगता, क्योंकि तेरी रूह अब हमारी स्टीयरिंग पर बैठी है। ट्रक आगे बढ़ा, धुंध में खोता गया और सड़क फिर अपनी पुरानी चाल में लौट आई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। नेपाल से लौटे हुए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन नींद अब भी ठीक से नहीं आती थी। रात में जब भी आंख लगती, वही हॉर्न की आवाज गूंजती। ठा 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 ठा। और हर बार मैं चौंक कर उठ जाता। राजू भी परेशान था। वो बोलता, भाई, अब्बा का नाम बार बार क्यों याद आ रहा है? लगता है कुछ अधूरा रह गया। मैंने भी महसूस किया था। उस वर्दी को ट्रक के अंदर टांगे 3 दिन हो गए थे, पर हर बार इंजन चालू करते वक्त ट्रक अपने आप झटका देता था, जैसे कोई पीछे से धक्का मार रहा हो। पहले मैंने इसे इत्तफाका समझा, लेकिन चौथे दिन जब मैंने हॉर्न दबाया, वो खुद ब खुद 3 बार बज गया बिना छुए। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर तेरी मर्जी है तो रहमत दिखा, डर नहीं। राजू ने कहा, भाई, हमें वापस चलना चाहिए। कहाँ? वहीं, जहां वो ट्रक मिला था। शायद अब्बा हमें बुला रहे हैं। मुझे उसकी बात अजीब लगी, मगर दिल ने हामी भर दी। कभी कभी इंसान अपने डर से ज्यादा अपने यकीन पर चलता है। शाम को हम दोनों ने गाड़ी स्टार्ट की और नेपाल की तरफ चल पड़े। सड़क वही थी, वही पेड़, वही मोड़, वही हवा, जो उस रात सन्नाटे में चुपचाप बह रही थी। लेकिन इस बार कुछ और था। एक खिंचाव, जैसे कोई हमें वापस बुला रहा हो। राजू चुप था। उसकी नजरें सड़क पर जमी थीं। मैंने कहा, बेटे, डरना नहीं। उसने धीमे से कहा, भाई, अब्बा का खून हूं मैं, डर से भागूंगा नहीं। रात के करीब 11:30 बजे हम उसी जगह पहुंचे, जहां वो काला ट्रक खड़ा था। अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ पुराने टायर के निशान मिट चुके थे और हवा में जली हुई डीजल की गंध थी। मैंने टॉर्च जलाई। मिट्टी में एक अजीब सा निशान था, किसी हाथ का, आधा धंसा हुआ, जैसे किसी ने जमीन से निकलने की कोशिश की हो। राजू बोला, भाई, ये देखो। उसने मिट्टी के पास एक पुराना लोहा निकाला, ट्रक की चाबी, जिस पर उकेरा हुआ था। R के 01 मेरे हाथ कांप गए। रामू कालासी 01, ये तो तेरे अब्बा के पुराने ट्रक की चाबी थी। अचानक हवा तेज हुई। पेड़ों के पत्ते ऐसे हिले जैसे किसी ने जोर से सांस छोड़ी हो। राजू पीछे हट गया। भाई, सुनो, आवाज आ रही है। मैंने कान लगाया। सड़क के दूसरे छोर से वही पुराना ट्रक का हॉर्न गूंजा। 3 बार, ठा ठा ठा। हम दोनों के पांव जैसे जमीन में गड़ गए। अंधेरे में वही हेडलाइट दिखी। काली गाड़ी धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। इंजन की गड़गड़ाहट अब किसी इंसान की आवाज सी लग रही थी। राजू कांपते हुए बोला, भाई, अब्बा हैं क्या? मैंने कहा, अगर हैं तो उन्हें सलाम कर। ट्रक हमारे सामने आकर रुक गया। इस बार शीशे के अंदर साफ दिखाई दिया। एक आदमी की धुंधली आकृति, सिर झुका हुआ, जैसे स्टीयरिंग पर बैठा हो। फिर धीरे धीरे उसने सिर उठाया। चेहरा मिट्टी से सना, आंखों में वही सच्चाई। वो था रामू। राजू चिल्लाया, अब्बा! मैं पीछे हट गया। दिल कांप रहा था, मगर डर नहीं था। रामू की रूह जैसे कुछ कहना चाहती थी। वो धीरे से हाथ उठाता है, सड़क की तरफ इशारा करता है, जहां अंधेरे में कुछ टिमटिमाता है। मैंने देखा, वहां एक पुराना ट्रक नंबर प्लेट पड़ी थी, जिस पर लिखा था BHR 4427। वो मेरा और रामू का पुराना ट्रक था, जो सालों पहले चोरी हुआ था और कभी मिला नहीं। रामू की रूह उसी की तरफ इशारा कर रही थी, जैसे कह रही हो, भाई, इस ट्रक में कुछ ऐसा छिपा है जो मेरा सफर अधूरा छोड़ गया। फिर अचानक हवा का झोंका आया और वो आकृति धुएं में बदल गई।
सिर्फ उसकी आवाज गूंजी, जैसे ट्रक की गियर बदलने की आवाज हो। भाई, रास्ता अधूरा मत छोड़ना। राजू जमीन पर बैठ गया, आंसू बह रहे थे। भाई, अब्बा कुछ कह गए, हमें वो ट्रक ढूंढना होगा। मैंने चाबी हाथ में ली और कहा, हाँ बेटे, अब ये आखिरी सफर होगा। हमने रात वहीं गुजारी, लेकिन नींद किसी की नहीं आई। हवा में एक अजीब सुकून था, जैसे कोई अदृश्य हाथ सिर पर रख रहा हो। सूरज निकला तो चारों तरफ धुंध थी और सड़क पर बस एक ताजा निशान, ट्रक के टायर का। पर आसपास कोई ट्रक नहीं था। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, रामू, अब्बा, मैं वादा करता हूं, तेरा सफर मैं पूरा करूंगा। राजू ने सिर उठाया। कसम अब्बा की, भाई, हम वो ट्रक ढूंढेंगे। इंजन चालू हुआ। हमारे ट्रक की आवाज पहाड़ियों में गूंजने लगी और मैं महसूस कर रहा था, कहीं न कहीं वही काला ट्रक अब भी हमारे आगे चल रहा है, रास्ता दिखाने के लिए। उस सुबह जब सूरज निकला, धुंध अब भी जमीन पर फैली थी। राजू ट्रक की बोनट पर बैठा चुप था। मैंने पूछा, क्या सोच रहा है बेटे? वो बोला, भाई, अब्बा ने जो इशारा दिया था, वो ट्रक कहां गया? मैंने कहा, अब ये सफर हमारी जिंदगी का आखिरी सच बताएगा। हमने इंजन स्टार्ट किया और उसी दिशा में चल पड़े जिस तरफ रूह ने इशारा किया था, नेपाल बॉर्डर से दक्षिण पूर्व की ओर। एक पुराना रास्ता जो अब शायद किसी नक्शे में भी नहीं था। रास्ता सुनसान था। सड़क पर काई जमी थी, पेड़ों की शाखें ऊपर से झुककर मानो हमें रोक रही हों। हवा भारी थी और ट्रक के पहिए की आवाज ही एकमात्र साथी। कुछ घंटे चले तो एक पुराना गांव आया, सिंगौली घाट। वहां के बुजुर्ग ने हमें देखा और पूछा, कहां जा रहे हो बेटा? मैंने कहा, एक ट्रक की तलाश में। वो चुप रहा, फिर धीमे से बोला, क्या काला ट्रक? मैं सन्न रह गया। तुम्हें कैसे पता? वो बोला, उस ट्रक का नाम यहां बदनाम है। 10 साल पहले वो यहीं नदी में गिरा था। उसमें 2 आदमी थे, एक की लाश मिली, दूसरा गायब हो गया। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। क्या उसका नंबर याद है? वो बोला, BHR 4427। राजू ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। भाई, वो अब्बा ही थे। मेरे पैर जैसे जम गए। वो बूढ़ा बोला, नदी के पार पुराने घाट पर उसका ढांचा अब भी है, लेकिन रात में वहां कोई नहीं जाता। मैंने कहा, हम जाएंगे। शाम होते होते हम नदी के किनारे पहुंचे। धुंध फिर से उतर आई थी। नदी की सतह पर हल्की भाप उठ रही थी और बीच में मटमैला लोहे का ढांचा पड़ा था, ट्रक का कंकाल, आधा पानी में, आधा मिट्टी में। वो था BHR 4427। राजू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ पानी छप छप की आवाज कर रहा था। मैंने कहा, सावधान रहना। उसने हाथ लगाया। ठंडी धातु, जैसे किसी लाश का शरीर छू लिया हो। फिर अचानक हवा चली और ट्रक की पुरानी हेडलाइट अपने आप जल उठी। बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था, फिर भी रोशनी फैली और उसी रोशनी में ट्रक के अंदर दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा। तेल की कालिक से लिखे शब्द, सच्चाई दबती है, मिटती नहीं। राजू पीछे हट गया। भाई, अब्बा ने लिखा होगा। मैंने कहा, हां, और ये संदेश हमारे लिए छोड़ा है। मैंने हाथ बढ़ाकर स्टीयरिंग पकड़ा। वो अब भी गीला था, जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ा हो। अचानक मेरे सिर में गूंज हुई, जैसे किसी ने कान में कहा हो, भाई, मैंने धोखा नहीं दिया था। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, पर हवा में वही इंजन ऑयल की गंध थी। मैंने आंखें बंद की तो देखा, वो रात जब रामू और मैं आखिरी बार साथ थे और पुलिस हमें बिना परमिट के पकड़ने आई थी। हमने माल दिया था, वही माल जो बाद में गलत निकला। पर असल में वो माल रामू ने छिपाया नहीं था, उसने रोकने की कोशिश की थी और उसी में उसकी जान चली गई। मैंने महसूस किया, उसकी रूह हमें ये बताने लौटी थी कि उसने कभी गुनाह नहीं किया। वो निर्दोष था। उसका नाम साफ करना अब मेरा फर्ज था। राजू रो रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटे, तेरे अब्बा की रूह अब चैन पाएगी। हमने पुलिस में रिपोर्ट दी, ट्रक का पूरा ढांचा निकलवाया। जांच में मालूम हुआ, ट्रक में रखे पुराने लोहे के डिब्बों में नकली सामान था जो किसी और गिरोह ने चुपके से रखा था। रामू ने उन्हें रोकने की कोशिश की, इसलिए उसे मार दिया गया। पुलिस ने केस दोबारा खोला। मैं कोर्ट में गया और कहा,
जिस आदमी को दुनिया ने तस्कर कहा, वो सबसे सच्चा ड्राइवर था। 2 महीने बाद रामू का नाम क्लीन घोषित हुआ। सरकार ने उसकी ईमानदारी के नाम पर पुरस्कार दिया। मुझे लगा जैसे वो खुद सामने खड़ा मुस्कुरा रहा हो। देख भाई, अब मैं बेगुनाह हूं। उस शाम मैं और राजू उसी नदी किनारे पहुंचे। हवा में सन्नाटा था, पर डर नहीं था। राजू ने अब्बा का नाम जमीन पर लिखा और मैंने ट्रक की एक हेडलाइट उठाकर नदी में बहा दी। वो रोशनी दूर तक गई, फिर पानी में समा गई, जैसे कोई रूह आखिरकार चैन से सो गई हो। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, रामू, तेरा सफर अब पूरा हुआ। अब तेरी सड़क में झूठ की धूल नहीं, सच्चाई की चमक है। राजू ने सिर झुकाया। भाई, अब मैं ट्रक चलाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटे, अब ये स्टीयरिंग तेरे अब्बा का है। हमने इंजन चालू किया। पहियों के नीचे मिट्टी ने वही पुराना गीत गुनगुनाया, सच्चाई दबती है, मिटती नहीं। और जब ट्रक सड़क पर लौटा, तो लगा जैसे हर पत्थर, हर पेड़, हर हवा कह रही थी, रामू लौट आया है, अपने बेटे और अपने भाई की सूरत में।